हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। तो हमारा ये इंटरेक्शन, इसका पर्पस मैं बता देता हूँ। सबसे पहले हमारे जितने फाउंडेशन बैच के स्टूडेंट्स हैं सारे लोग यहाँ जुड़े हुए हैं और हम सारे फैकल्टीज यहाँ पर हैं। जूम के जरिए हमारे साथ कुछ और फैकल्टीज भी जुड़ेंगे, उनसे भी आपकी बातचीत हो पाएगी। और अरे वाह, पूरी टीम, हाँ पूरी टीम आई है। आज बातचीत का पर्पस ये है कि आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है, कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, क्या कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कोई ऐसी बात जो आप हमें बताना चाहते हैं कि आपके बैच के में जो आप जिस फ्लो में पढ़ाई कर रहे हैं उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, कहीं कोई बात नहीं समझ में आ रही है, या कोई ऑपरेशनल दिक्कत आ रही है, या फिर जो भी आपके मन में इस तरह के सवाल हों उसको आप डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए आज हम लोग पूरी टीम के साथ ही यहाँ पर मौजूद हैं। और ऐसा नहीं है कि आज ही, बल्कि हम इसे एक रेगुलर फीचर बनाएंगे आगे आने वाले समय में। और आने वाले समय में हम कोशिश करेंगे कि मंथली आपसे एक बार जरूर मिलेंगे। तो आप लोग के सवाल भी लेंगे। सवाल पूछने का सीधा तरीका है, हैंड रेज कर दीजिएगा तो मुझे स्क्रीन पर दिखने लगेगा कि किसने हैंड रेज किया है। जब मैं उनका नाम लूंगा तो खुद को, डिवाइस को अनम्यूट कीजिएगा और अपना सवाल पूछिएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग की तैयारी अच्छे से चल रही होगी, और ये भी उम्मीद करता हूं कि जो भी पढ़ाई कराई जा रही है और जो बताया जा रहा है आप उसको फिर फॉलो भी करते होंगे, रिवीजन भी करते होंगे। रिवीजन का मैंने कई बार यूट्यूब पर भी बताया है कि कभी भी एक क्लास कीजिए तो दूसरी क्लास में जाने से पहले उसको थोड़ा रिवाइज करके जरूर जाइए, ताकि कनेक्टिविटी बन जाए। अगर हम ऐसा नहीं करते तो लॉन्ग टर्म में सूचनाएं हमारे दिमाग में स्थिर नहीं रह पाती हैं, और धीरे धीरे हमें ये समझ में आने लगता है कि हम चीजों को भूल रहे हैं। ऐसा होता नहीं है, आप पूरी तरह भूलते नहीं हैं, लेकिन अगर कनेक्टिविटी नहीं बनाएंगे तो रिटेंशन का सीधा सा नियम है कि जिस भी चीज को अगर आपने दोबारा नहीं देखा तो वो रिटेन नहीं करेगा आपके दिमाग में, भले ही किसी की शक्ल ही क्यों ना हो, या किसी का नाम ही आपने जीवन में पहली बार सुना और 6 महीने 8 महीने साल भर आपने उस नाम को दोबारा नहीं सुना, तो आप उस शक्ल को देखकर सोचेंगे कि कहीं देखा हुआ तो लग रहा है, लेकिन मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं कहाँ देखा हुआ है। ठीक यही रिवीजन होता है। तो आप हमेशा रिवाइज करने के इस कॉन्सेप्ट को हमेशा मानकर चलिए कि ये एक मूल मंत्र है। जब भी नेक्स्ट क्लास में जा रहे हैं तो पिछले क्लास को सरसरी निगाह से देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, और उससे आपका रिटेंशन करीब 60 to 70% तो उसी समय हो जाएगा। फिर एक बार हम लोग मंथली कंपाइल करते हैं जो भी चीजें पढ़ाई की गई हैं, तो फिर हमारा रिटेंशन करीब करीब 80% हो जाता है। उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि रिवीजन खत्म हो जाता है। आपको पता है इस परीक्षा में रिवीजन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, और पीटी में जाने के पहले भी हम रिवाइज करते हैं, और मेंस में जाने के पहले भी रिवाइज करते हैं। तो रिवीजन ऑलमोस्ट हमेशा हमारा साथ देता है। इसको एक बना लीजिए अपना पढ़ने के तरीके में। और कुछ चीजें मैंने कही थी आपसे कि हैबिट डेवलप कर लीजिए, जैसे करंट अफेयर्स पढ़ना बोझ ना लगे, ये एक हैबिट का पार्ट होना चाहिए। ठीक है, रत्नेश ने लिखा है, सर आपने अपना लक्ष्मीकांत का सीरीज क्यों हटा दिया है? मैंने नहीं हटाया है लक्ष्मीकांत का सीरीज, इसलिए हटाया गया है क्योंकि उस पब्लिकेशन ने ऑथर के नाम के इस्तेमाल पर ऑब्जेक्शन क्रिएट कर दिया है। जिस पब्लिकेशन से वो, तो 2 किताबें उस पब्लिकेशन की थी TMH की, उसने रमेश सिंह और लक्ष्मीकांत, इन दोनों किताबों के वीडियोस को प्राइवेट करना पड़ा है। हालांकि लक्ष्मीकांत वीडियो में लक्ष्मीकांत की किताब का कोई भी टेक्स्ट मैंने इस्तेमाल नहीं किया है, सिर्फ नाम ही था उस प्रोग्राम का। आपको भी पता है कि मैंने बेयर एक्ट से पढ़ाया था और उसमें कोई कॉन्टेक्स्ट ऐसा नहीं था। लेकिन अब क्योंकि ये एक लीगल ऑब्जेक्शन है, तो जब तक इसको सॉर्ट आउट नहीं करेंगे तब तक हम उसको नहीं दिखा सकते हैं। मैंने YT पर यह भी कहा था, यूट्यूब पर, कि अगर ये रिजॉल्व नहीं होता है तो दिसंबर मिड तक या फर्स्ट वीक तक हम लोग वेट करेंगे, अदरवाइज मैं फिर से यूट्यूब पर इसको शुरू करूंगा। ठीक है, चलिए तो अब एक एक करके सवाल लें। क्या फॉर्मेट रखें विरद, दिलीप जी? सवाल ही ले, या आप लोग कोई वक्तव्य देना चाहते हैं? सवाल ले लें तो सबसे बढ़िया तरीका तो वही है। तो शुरू करते हैं। रुद्रा। सर, क्लास के बाद जब नोट्स बनाते हैं तो क्लास से ज्यादा समय नोट्स बनाने में ही लगता है। हम्म, जी। ठीक है, तो नोट्स आप कैसे बनाते हैं? आप
लिखते हैं, पूरा वाक्य लिखते हैं, सेंटेंस लिखते हैं? नहीं सर, जो जैसे जो भी सर पढ़ाते बोर्ड पर लिखते हैं वही लिखते हैं अकेले, लेकिन जो पीपीटी है उसको पढ़ करके भी लिखते हैं। हम्म। तो इसलिए उसको लिखने में, नोट्स बनाने में फिर समस्या होती है, काफी समय लग रहा है। और 2-3 क्लासें करने में फिर पूरा समय चला जाता है, रिवीजन का टाइम नहीं मिल पाता है। हम्म। जी। देखिए, नोट्स बनाने का अभी जो सिंपल तरीका आपको अपनाना चाहिए वो सिर्फ उन कीवर्ड्स को ही नोट करना चाहिए, ना कि पूरा वाक्य लिखना चाहिए। जैसे सर जो बोर्ड पर लिखवाते हैं, अगर देखिए सारे लोग नहीं लिखवाते होंगे, अ, हर इंसान के पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है। तो कुछ लोग लिखवाते हैं, कुछ लोग नहीं भी लिखवाते हैं। अगर लिखवाते हैं, आप उसको फॉलो करते हैं, लिखते हैं एक एक चीज को, तो उसमें टाइम जाएगा। एक तरीके से आप रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं उस वीडियो को। और इंसान की फितरत ये है कि वो जब कुछ कर रहा होता है तो प्रेजेंट टेंस में ना जाकर फ्यूचर टेंस को अपने सिक्योर करना चाहता है। मतलब ये कि आपके दिमाग में एक भय बना हुआ है कि भाई ये वीडियो तो मेरे पास सीमित समय तक है। हालांकि ऐसा है नहीं, जितने दिन है बहुत पर्याप्त है। उस समय आपको लगता है कि मैं एक एक बात नोट कर लूं, कहीं छूट ना जाए, जबकि उस समय यस हमारा सर। पूरा फोकस चीजों को समझने पर होना चाहिए। जब हम समझ रहे होते हैं और कीवर्ड्स नोट कर लेते हैं, और हमेशा इस बात की प्रैक्टिस कीजिए कि कीवर्ड्स को देखकर आपको वो कहानी समझ में आ जाए। मुझे यस अगर सर। किसी का नाम मान लीजिए सेव करना हो, एक बार मैं किसी से मुलाकात हुई, उसने अपना फोन नंबर दिया, तो अगर मैं उसको किसी कीवर्ड से या उसके नाम से सेव करता हूं और मुझे भरोसा है कि इसके नाम को दोबारा देखकर मैं रिकॉल कर लूंगा, ठीक है। यस दूसरा सर। तरीका क्या हो सकता है? पहली बार मिले हैं तो मैं पूरे कॉन्टेक्स्ट को ही उसमें सेव करना चाहूंगा। लेट से आपका नाम है रुद्र, तो मैंने अब जी। एक तो लिखा कि रुद्र फाउंडेशन बैच, या मैंने लिखा रुद्र फर्स्ट जूम सेशन, इतने तारीख, फर्स्ट क्वेश्चन। तो मैं ट्रैक करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं अब इसको इसको नोट्स नहीं कहेंगे, इसको पूरा इतिहास जी। लिखना कहेंगे। और ऐसा इतिहास लिखने में तो वाकई वक्त जाएगा। तो आप जी अपने सर। लेवल पर ये देखिए कि कहीं गलती ये आपसे तो नहीं हो रही है, कहीं ये तो नहीं हो रहा है कि आप सब कुछ नोट करना चाहते हैं। आपको सब कुछ नोट नहीं करना है। ध्यान रखिए, वो वीडियो भी आपके पास है। वीडियो का इस्तेमाल दोबारा क्या होता है पूरा नहीं देखना है। हमेशा उसमें जहां आप कंफ्यूज हो रहे हैं, बस उस पोर्शन पर जाकर देखिए। इसी तरह आपके जी। पास टेक्स्ट में भी मटेरियल है, वो भी इसी तरह का सपोर्ट करता है। तो इस लालच को जी अपने सर। अंदर से थोड़ा सा कम कर दीजिएगा, तो नोट्स काम का बनने लगेगा। शॉर्ट नोट्स बनाना है, जी नोट्स सर। नहीं बनाना है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। उमा शंकर, आप ये भी बताइएगा आप किस फैकल्टी से क्वेश्चन करना चाहते हैं? सर नमस्ते। नमस्ते। सर मैं ये कह रहा हूँ जैसे कि आप सभी सर पढ़ाते हैं, हाँ, उसके बाद जैसे सर हम पढ़ लेते हैं तो उसको आंसर राइटिंग में लिख नहीं पाते, क्या क्या करना है उसके बारे में? ठीक है। आंसर राइटिंग में आप लिख नहीं पाते हैं तो एक एक करके हम लोग सारे सर लोग से एक एक क्वेश्चन लेते हैं। तो ये अभिषेक क्वेश्चन ले बावरे लेते हैं। सर को दे दीजिए सर। किससे? अभिषेक बावरे सर से। अभिषेक बोरे सर, लीजिए। आप अपना क्वेश्चन रिपीट करेंगे? सर ये कह रहा हूँ जैसे आप पढ़ाते हैं, हम्म। समझ में आ जाता है, उसको अपनी लैंग्वेज में आंसर राइटिंग में लिख नहीं पाते हैं, हम्म। तो उसके लिए क्या करें सर? ये मैंने आपको समझाया भी था और मैं वापस से बता रहा हूँ कि यदि किसी भी आंसर राइटिंग यदि सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो थोड़ा सा रुक कर करें। यदि मान लीजिए आपको XYZ किसी भी टॉपिक का लेना है तो पहले उसके पूरे के पूरे डायमेंशन आप क्लियर कर लीजिए। फिर उसके बाद उसके जो बिल्कुल बारीक से बारीक पॉइंट रहते हैं उनको भी एनालिसिस करके क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए। जैसे लाइक सपोज एक मैं क्वेश्चन दे देता हूँ कि हिमालय की जिग्स ऑफ फिट लाइन के बारे में यदि क्वेश्चन पूछा गया है और साथ में जिग्स ऑफ फिट के साथ साथ आपको निर्माण की प्रक्रिया भी बतानी है, तो पहले तो क्वेश्चन की डिमांड क्या है उसके आधार पर आप उसका जो एक प्रकार से इंट्रोडक्शन होता है, इंट्रोडक्शन में आप आगे क्या बताने वाले हैं वो पहले आप लिख लें। फिर जो व्याख्या होती है, अब व्याख्या में ज्योग्राफी के अकॉर्डिंगली यदि आपका क्वेश्चन है तो डायग्राम आपको कहाँ पर बनाना है, कहाँ पर पुट करना है, कहाँ से क्वेश्चन की फ्रेमिंग आपको शुरू करना है और कहाँ पर क्वेश्चन की फ्रेमिंग आपको एंड करना है,
ये मेन रहता है। तो भाई पहले क्वेश्चन की मांग को आप समझ लें, क्वेश्चन की मांग को समझने के बाद आप उसका इंट्रोडक्शन लिख लें, और इंट्रोडक्शन के बाद बिल्कुल एक कहानी के तरीके से, सिलसिलेवार तरीके से आप उसको लिखना चालू करें। अब ये कहने में आसान है, जब आप करने के लिए बैठेंगे तो ये टफ लगेगा थोड़ा सा। तो टफ का मैंने पहले बताया कि पहले आप एक बार पूरा पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लें। सिलेबस का मतलब पूरा जिस भी टॉपिक की आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिस भी स्पेसिफिक टॉपिक की, उसको एक बार पूरा शुरू से लेकर अंत तक पढ़ लें, ताकि वो मैनर आपको याद रह हो जाए। ओके सर, थैंक यू। चलिए अगला अगला अंजलि राजभर। अच्छा, जिसका भी सवाल हो जाए वो अपना हैंड रेज को डाउन कर देगा, नहीं तो हम लोग फिर वापस आपके पास आ जाएंगे। अंजलि राजभर हैं? जी सर। हाँ, पूछिए अपना सवाल, और किससे पूछ रहे हैं ये भी बताइएगा। नो सर, मुझे कोई स्पेसिफिक मेंटर से नहीं पूछना है सर, बस मैं हर मेंटर्स का जो भी सर उसका जवाब दे पाए, मैं उन्हीं से पूछना हाँ। चाहूंगी सर। पूछिए। सर मेरा सवाल ये था सर कि करीब 1.5 महीने से सर मेरी पढ़ाई रुकी हुई है। अच्छा। जी सर, किसी इशू की वजह से। तो क्या सर मैं अभी भी अगर स्टार्ट करती हूँ तो क्या मैं उस मतलब पर्पस को पा पाऊंगी जो कर रही हूँ सर? आप किस साल एग्जाम देने के लिए अपना मन बना रही हैं? नेक्स्ट ईयर सर। 25 में। और कितनी तैयारी हो चुकी है? करीब 1.5 महीने से सर हमारी पढ़ाई रुकी हुई है। नहीं, 1.5 महीने से तो रुकी हुई है, उसकी चिंता छोड़ दीजिए। जो हो गया उसकी चिंता हमेशा छोड़ दिया कीजिए। जी जी। अब ये बताइए कि अभी की स्थिति में 1.5 महीने पहले तक आपकी कितनी तैयारी हो चुकी थी? क्या क्या सब्जेक्ट्स कवर कर चुकी थी? सर हमारा जियोग्राफी, इकोनॉमी एंड पॉलिटी वगैरह हो चुका था सर। अच्छा, बाकी बीच में सर हमारा सिर्फ इकोनॉमिक्स बचा हुआ है। सर इकोनॉमी तक हो चुका है अच्छा, सर। हिस्ट्री बचा हुआ है। जी सर, उसके बाद जो भी क्लासेस हुई हैं सर। और सर मैं करंट अफेयर्स पर क्या कुछ काम हुआ था 1.5 महीने पहले तक? नहीं सर, 1.5 महीने से करंट अफेयर भी नहीं देखा सर। नहीं, 1.5 महीने से तो कुछ नहीं हुआ है, 1.5 महीने पहले तक जी जी सर, पहले देखा सर। पहले का देखा हुआ है। जी और सर। साइंस टेक में नहीं सर, उसकी क्लासेस अभी नहीं हुई है सर। नहीं हुई हैं, तो आप चिंता मत कीजिए, फिर आप 2025 के लिए आराम से तैयारी कर पाएंगे। 3 बड़े सब्जेक्ट आप ऑलरेडी कवर कर चुकी हैं। पीटी को अगर ऐसे तोड़कर देखेंगे हम तो जी सर। हिस्ट्री में भी वर्ल्ड हिस्ट्री को हटा दीजिए, ठीक है, मॉडर्न और एंशियंट और मेडिवल, ठीक है, यही आपको तैयार करना है जो नया पार्ट है। और साइंस टेक ये एक नया पार्ट है, यही 2 नए पार्ट हैं। बाकी आप 3 सब्जेक्ट बड़े पढ़ चुकी हैं। करंट अफेयर्स भी कमांड करती हैं आप। 1.5 महीने का ये जो करंट अफेयर्स है इसका कंपाइलेशन, अब हम एक मैगजीन भी निकाल रहे हैं और वो मैगजीन भी आपको मिल जाएगा, तो मंथली कंपाइलेशन के जरिए उसको आप ठीक कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। और बहुत आराम से, अभी समय है, घबराने की जरूरत नहीं है। अभी आप नवंबर में हैं, 6 महीने का समय बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। मई में एग्जाम है, तो बिल्कुल मत घबराइए, तैयारी कीजिए, एकदम हासिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, थैंक यू सर। ठीक है। जी सर। शिफा अली, सॉरी, अगर मुझसे नाम बोलने में कुछ गलती हो जाए तो आप सुधार दीजिएगा। कोई बात नहीं सर। सर हमारा क्वेश्चन ये है कि हम कभी भी अपना टाइम मैनेजमेंट पूरी तरह से नहीं कर पाते। जैसे पूरा दिन हो जाता है पढ़ते पढ़ते, और टाइम में हमने जैसे अपना टाइम टेबल बनाया कि अभी हमें 3 घंटे बुक पढ़नी है, तो पूरा चैप्टर अगर 2 या 3 है ऐसे नहीं हुए हैं तो वो रह जाता है बीच में। उसे छोड़ते हैं तो क्लास बीच में रह जाती है, क्लास को छोड़ते हैं तो फिर और भी, मतलब एक के बाद एक ऐसे बर्डन बढ़ता जाता है, और फिर वो बीच में ही रहता है, तो ठीक से समझ भी नहीं पाते। ऐसा रहता है कि अब ये करते हैं तो ये छूट जाएगा, ये करते हैं तो ये छूट जाएगा, ऐसा रहता है। तो इसके लिए क्या करें जो एकदम मैनेज हो जाए? चलिए, तो मनीष सर से इसका जवाब लेते हैं। आप सभी लोग सभी क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, मैं रैंडमली आप में से किसी को करूंगा। और दूसरी बात, आप सबको ये भी बता दूं मैं कि हमारे इस सेशन के साथ हमारे पूरे कंटेंट के जो हेड हैं वो भी जुड़े हुए हैं जूम के जरिए, और जो मेंटोरशिप के हेड हैं वो भी जुड़े हुए हैं, और पूरी टीम जुड़ी हुई है। तो आपके जो भी कंसर्न होंगे और किसी भी लिहाज से होंगे बैच से रिलेटेड, सिर्फ फैकल्टीज तक ही नहीं, वो आप एड्रेस कर पाएंगे।
आप देख रहे होंगे जवाब भी आपको कमेंट सेक्शन में आ रहा है। जैसे जयकृत सर ने अभी जवाब दिया, एसआईपी स्टार्ट हो रहा है प्रीलिम्स के लिए, उसको अच्छे से करिए। तो वो आपके डाउट्स कमेंट में भी करेंगे। जब भी आपको लगे कंटेंट रिलेटेड कुछ इशू है या फिर मेंटोरशिप रिलेटेड इशू है, वो आप हमको भी बता सकते हैं और हम उसका जवाब देंगे। ठीक है मनीष सर? जो आपका क्वेश्चन है उसमें सबसे मेन चीज है कि आप बुक भी पढ़ते हो, क्लास भी देखते हो और कुछ ना कुछ चीजें स्किप हो जाती हैं। तो सबसे पहली चीज है कि हमने अगर इस कोर्स का हिस्सा है तो सबसे पहली प्रायोरिटी मैं सभी स्टूडेंट्स को भी ये कहता हूँ कि आपकी क्लास सबसे मस्ट है। आपको दिन भर में जो आप, क्योंकि आप इस क्लास के थ्रू अपना एक सब्जेक्ट प्रिपेयर कर रहे हो, अगर आपकी वो क्लास मिस हो गई तो फिर आपका बुक्स पढ़ना या एक्स्ट्रा चीजें जो भी आप करोगे उससे आप एक बेसिक चीजें छोड़ते चलोगे। और ये अगर एक लॉन्ग टर्म टाइम में हुआ, एक सब्जेक्ट भी आपका छूट गया, तो फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट में आपको उस सब्जेक्ट को भी कवर करना है और पुराने सब्जेक्ट को भी कवर करना है, रिवीजन भी करना है हमको। और एड ऑन चीजें हो सकता है हम पीवाईक्यूज करते हैं, एमसीक्यूज करते हैं, वो भी एड ऑन होता जाएगा। और जैसे अभी का टाइम है कि एसआईपी की भी क्लासेस होंगी बहुत सारे स्टूडेंट्स की, ऑप्शनल भी पढ़ना होता है। ये क्वेश्चन भी कुछ स्टूडेंट्स का था, तो मैं दोनों को ही जोड़कर आंसर कर देता हूँ यहाँ पे कि देखिए आप जिस स्टेज में हो ना, आप लोग सब लोग अपने घर में पढ़ रहे हो, और जब अगर हम कंपेयर करें जिस एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, इस एग्जाम में आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही, और अभी आपके पास जो प्रेशर है ना वो प्रेशर अच्छा है, उस चीज को बहुत अच्छे से एंजॉय करो। और ठीक है, कई बार आपको अपनी लिमिट को एक्सटेंड करना पड़ेगा, उसको करो, लेकिन उससे घबराओ नहीं, क्योंकि एक समय ऐसा भी आएगा जब आपके सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे और आपके पास कुछ नहीं होगा एक्स्ट्रा चीजें करने का। उस समय कई बार टाइम हमारा निकलता नहीं है, क्योंकि अभी ऐसा है कि हम उस प्रेशर में है कि आगे चलकर हमें समय मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। लेकिन जब समय मिलता है तो फिर उसको हम कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि हम जितना डे हमारा लॉन्ग हो, लॉन्ग डे का मतलब कि हम ज्यादा से ज्यादा जो चीजें कर रहे हैं, क्लास उसमें सबसे मस्ट होनी चाहिए कि आपका जीएस की क्लासेस मिस नहीं हो, फिर हमारा सेकेंडरी ऑप्शनल है वो मिस ना हो। तो इन दोनों चीजों को करने के बाद अगर हमें कोई टाइम मिल रहा है तो उसमें आप जरूर करो। लेकिन ये दो चीजें ऐसी हैं कि सेम डे कंप्लीट हो जाए। अगर बहुत बड़ा कोई इशू आ गया है, ऐसी कोई चीज है जिसको हम टाल नहीं सकते, तो फिर बात अलग है। लेकिन कोशिश आप ये करते चलोगे तो एटलीस्ट आपकी ये चीजें तो कंप्लीट होंगी। क्योंकि देखिए क्लासरूम में भी आपको आने के बाद 70 to 80% चीजें कवर होती हैं, क्योंकि ये एग्जाम बहुत अनसर्टेन है। हम जिसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं हमें नहीं पता है, क्योंकि सिलेबस ऐसा है कि सिलेबस में बहुत लिमिटेड चीजें दी हैं। हर साल पेपर में बहुत सारे डायनेमिक, जैसे मेरा सब्जेक्ट है साइंस टेक या इन्वायरमेंट, इन सब्जेक्ट्स के साथ ऐसा है कि बहुत सारे नए अपडेट्स आते रहते हैं। तो हमारे पास जब हम क्लास में जा रहे हैं तो यहाँ पर हमारी ड्यूटी है कि हमें इसको टाइम के साथ अपडेट भी करते रहना, इसलिए आपको करंट भी पढ़ाया जाता है। तो ऐसी है कि हम आगे के लिए टालते रहेंगे तो हम जो बेसिक चीजें हैं वो भी, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट का अगर आपका स्ट्रॉन्ग बेसिक्स नहीं है तो फिर आप कितना भी करंट को उससे रिलेट करोगे, आपको उससे फ्रूट नहीं मिलेगा। तो इसलिए चीजों को सिंपल रखो। पहले जो चीजें हैं, मतलब इतना अनरियलिस्टिक प्लान मत बना लो कि हमने ऐसा प्लान बना लिया कि वो फॉलो ही नहीं हो पा रहा है, और फिर उससे हम खुद ही सेल्फ डाउट में चले जाएंगे, शायद हम इस एग्जाम के लिए नहीं बने या हमसे ये चीजें नहीं हो पा रही हैं। तो इसलिए प्लान ऐसा रखो जो हमारा रियलिस्टिक हो, और उसको फिर पूरी शिद्दत से करो। अगर उसके लिए आपको 2 घंटे जागने भी पड़ रहे हैं तो ये आपका समय है, ये समय वापस नहीं आएगा। इस चीज को अभी समझते हुए आपको खुद एनर्जी आने लगेगी, क्योंकि जब आप धीरे धीरे कुछ अचीव करते हो तो वो आपको और मोटिवेट करता है। ओके, थैंक यू सर। मैं शिफा के सर इस पर एक ऐड करना चाह रहा हूँ। शिफा ने जो सर बोला कि मिस हो जाता है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जो टाइम टेबल बना रहे हो, ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आप टाइम टेबल से ही पढ़ रहे होगे। तो अगर आप टाइम टेबल बना रहे हो तो ऐसा मत करिए कि आपने टाइम टेबल को डीमर्ज कर लीजिए। मतलब कहने का कि एक सब्जेक्ट आपने पढ़ा और फिर आपके आवर्स खत्म हुए और फिर दूसरे सब्जेक्ट का टाइम स्टार्ट हो गया, लेकिन आपने क्या किया कि पिछला वाला क्योंकि खत्म नहीं हुआ तो आपने अगला वाला छोड़ दिया और उसी को आगे बढ़ाते चले गए। इसकी वजह से क्या होगा कि आपका दोनों सब्जेक्ट्स में दिक्कत आ जाएगी, ना आगे वाला हो पाएगा ना पीछे वाला हो पाएगा। तो अपना टाइम फिक्स रखिए। जैसे सर ने बोला कि आपको साइंस टेक करना है, आपको उसके बाद करंट अफेयर्स पढ़ना है। तो अगर आपने साइंस टेक पढ़ रहे हो तो साइंस टेक आपने 2 घंटे दिया है तो 2 घंटे बाद उसको रोकना होगा। लालच आएगा कि अरे थोड़ा सा बचा है, 1 घंटा और कर लेते हैं, अगला छोड़ देते हैं। साइंस टेक तो हो जाएगा, उस दिन का करंट अफेयर छूट जाएगा। फिर क्या होगा, 3 दिन का करंट अफेयर आपका धीमे धीमे करके ऐसे इकट्ठा होता चला जाएगा। तो इसलिए चीजों को, टाइम टेबल को अपने बिल्कुल स्ट्रिक्ट रखिए, जैसे पढ़ रहे हैं बिल्कुल वैसे ही करते चलिए, तभी हो पाएगा। ठीक है। रजत गोयल हैं हमारे साथ। रजत सर मेंटोरशिप के हेड हैं, जयकृत सर हैं कंटेंट के हेड हैं। ये दोनों लोग आपके प्रॉब्लम्स को, जो भी लोग
प्रॉब्लम्स लिख रहे हैं उसको रिजॉल्व कर रहे हैं इस समय कमेंट सेक्शन में, तो ध्यान रखिएगा जब भी रजत गोयल नाम आए इसका मतलब मेंटोरशिप के हमारे हेड हैं, और जयप्रीत नाम आए इसका मतलब हमारे कंटेंट के हेड हैं। चलिए अब अगला सवाल है राकेश साहू। सर मुझे आंसर राइटिंग को लेकर थोड़ा प्रॉब्लम रहता है सर, हैंड राइटिंग भी खराब है और थोड़ा मतलब ऐसा प्री क्रैक मैं वो कर लेता हूँ, बट मेरे को थोड़ा आंसर राइटिंग में बहुत प्रॉब्लम होता है सर, लिखने में थोड़ा शब्द नहीं लिख पाता, थोड़ा कंटेंट में कमी टाइप का लग जाता है। नहीं, शब्दों की कमी, शब्दों के चयन की दिक्कत होती है या कंटेंट के लेवल पर समझ नहीं आता है क्या लिखें? जी सर, मतलब अपना आंसर राइटिंग लिखते टाइम शब्दों में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है सर लिखते टाइम। और चलिए कैसे ठीक है, मतलब इसको लिखे आंसर को मतलब लिखे कैसे, थोड़ा प्रॉब्लम होता है सर। ठीक है, वीरज सर से लेते हैं इसका जवाब। हेलो राकेश, आवाज आ रही है ना? ठीक। जी जी देखिए, आपकी जो आंसर राइटिंग की प्रॉब्लम है ना, पहली बात तो ये समझिए कि आंसर राइटिंग एक प्रकार का स्किल है ना? और कोई भी स्किल जो है वो धीरे धीरे करके सीखनी पड़ती है। तो आपका जवाब मैं दूंगा, लेकिन एक और चीज आपसे पूछ लेता हूँ कि लगभग कितना समय हो गया आपको ये आंसर राइटिंग करते हुए, और ये प्रॉब्लम कितने दिन से आ रही है, या अभी सर जस्ट शुरू किया है? मैं स्टार्ट किया था सर, लेकिन वो डर आ जाता है कि लिखाता नहीं है अच्छे से, फिर मैं छोड़ देता हूँ सर बीच बीच में। नहीं, वो स्टार्ट किया ठीक है, लेकिन स्टार्ट किए हुए कितना समय हो गया? मतलब अभी एक हफ्ता हुआ है या फिर एक आध महीना हो गया, कितना हुआ? ये मतलब सर जब से मैंने बेच स्टार्ट किया तब से लिखना चालू किया था, फिर उसके बाद इसमें नंबर कम आना चालू हुआ, फिर उसके बाद मन भी थोड़ा भटक जाता था सर कि अच्छा से नहीं लिख पा रहा है, तो फिर ठीक है, छोड़ ठीक। देता था बीच बीच में, फिर चालू करता था, फिर छोड़ देता था, ऐसे हो रहा था। देखिए राकेश, मैं डिमोरलाइज नहीं जरूर करूंगा आपको, लेकिन आपकी एक गलती का आपको एहसास करा रहा हूँ। इसे सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से लीजिएगा कि ये गलती है, इसे हमें आगे से सुधारना है। ये सुधार आपके लेखन में भी दिखेगा। देखिए, सीधी सी बात है, एक प्रश्न मैंने आपसे किया कि आपने कितने समय से लिखा। एग्जैक्टली इसका एकदम स्ट्रिक्ट आंसर नहीं आया कि सर इतना समय हो गया, एक महीना हो गया, एक हफ्ते हो गया, है ना? एक छोटी सी बात ये हो गई, इससे समझ में आती है कि प्रश्न हम ठीक से नहीं पढ़ रहे हैं। शायद हो सकता है कि आप अपने आंसर राइटिंग करते समय भी ये गलती कर रहे हो। मतलब दिमाग में ये प्रेशर जा रहा है कि हमें यार इसका आंसर लिखना है, लेकिन पता नहीं चल रहा है कि क्वेश्चन क्या है। पता क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि हम उसे सही से पढ़ नहीं रहे हैं। हो सकता है कि एक ऐसी चीज हो सकता है कि आप सही से पढ़ते हो फिर भी ना समझ में आता हो उसका आंसर। तो वहाँ प्रॉब्लम ये हो सकती है कि जिस आंसर को आप लिख रहे हैं, जिस क्वेश्चन का आंसर आप लिख रहे हैं, हो सकता है वो जिस एरिया से पूछा गया क्वेश्चन है, जिस टॉपिक से पूछा गया क्वेश्चन है, वो टॉपिक अभी आपको क्लियर ना हो। यानी ओवरऑल अगर हम बात करें एक आंसर को लिखने में किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, रफली सबसे पहली नीड होती है कि जो क्वेश्चन दिया है हम उसको सही से पढ़ पा रहे हैं और उसे समझ पा रहे हैं या नहीं। अगर हम उसे समझ नहीं पा रहे हैं तो प्रैक्टिस में कम से कम 2 बार रीडिंग कीजिए क्वेश्चन को, और क्वेश्चन की रीडिंग करने की प्रैक्टिस डालिए। मतलब ऐसा नहीं है कि यार ये तो बहुत सरल क्वेश्चन है, इसको तो लिख ही लेंगे, और लिखना शुरू किया तो पता चला कि हमारे पास कुछ शब्द अच्छे से नहीं मिल रहे हैं, या कभी हम रीच आउट कर जा रहे हैं अपने जो लिमिट है वर्ड लिमिट को, या फिर लिखने के बाद समझ में आ रहा है कि अरे ये क्या लिख दिया, ये तो पूछा ही नहीं गया था, अब तो लिख ही दिया, गलत हो गया। तो ये सब चीज़ें इसलिए हो रही हैं क्योंकि आप सही से उसको पढ़ नहीं पा रहे हैं शायद। तो एक बार पढ़ना शुरू कीजिए, है ना? कम से कम 2 बार क्वेश्चन को जरूर पढ़िए। 2 बार पढ़ने के साथ साथ उस क्वेश्चन में ये जरूर ढूंढिए कि हमें इस क्वेश्चन को कैसे ब्रेक करना है। मतलब हर क्वेश्चन में कुछ ब्रेकिंग होती है, मतलब नीड होती है कि किस पोर्शन पे हमें कितना लिखना है, किस पोर्शन में हमें कितना नहीं लिखना है। जैसे मैं आपसे कहूं कि पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की हार के कारण बताइए। अब आपने पानीपत का युद्ध, और ये क्वेश्चन मान लेते हैं कि 150 शब्दों में लिखना है सपोज। अब आपने क्या किया कि पूरा पानीपत के युद्ध का इतिहास लिखना शुरू किया, लेकिन कारण में केवल 2 ही पॉइंट लिखे। ठीक है? तो इसका मतलब यही हुआ कि आपने क्वेश्चन को पढ़ा नहीं है सही से। एक तो ये दिशा जा रही है। एक चीज ये भी हो सकती है कि अब हम जैसे ही हमारे पास ये प्रश्न आया कि पानीपत के युद्ध में या पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की हार के क्या कारण थे, अब समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या लिखें इसमें, लिखना क्या है इसमें। जैसे आपने शुरुआत में भी कहा कि समझ में नहीं आ पाता है क्या लिखें। अब ये क्यों नहीं आ रहा होगा? क्योंकि शायद अभी आपने पानीपत का तृतीय युद्ध में तो पूरे जितने भी आयाम से पढ़ना चाहिए था उतने आयामों से नहीं पढ़ा, या मराठों की हार तक हम उस चीज को नहीं लेकर के गए,
या फिर हमने उसकी बुक सही से रीड नहीं करी होगी या टॉपिक सही से नहीं पढ़ा, ये चीज़ें हो सकती हैं। अदरवाइज मुझे लगता नहीं है कि कोई भी चीज़ हमने पढ़ी है, क्वेश्चन भी सही से पढ़ा है, हमें समझ में भी आ गया है टॉपिक, और फिर हम लिखने चल रहे हैं तो हम लिख नहीं पा रहे हैं, है ना। तो ये सब जो चीज़ है स्किल में, ये दो तीन तीन पॉइंट जो हैं ये आप ऐड करो। मतलब आप सही से क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन के अलावा वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले आपका टॉपिक क्लियर होना चाहिए। टॉपिक नहीं क्लियर है तो पहले टॉपिक क्लियर कीजिए वीडियो से या फिर बुक से या फिर जो आपको क्रक्स वगैरह प्रोवाइड किए गए हैं उससे। फिर भी अगर वो क्लियर नहीं है तो आप अपने मेंटोर से भी बात कर सकते हैं, फैकल्टी को भी रीच आउट कर सकते हैं वाया मेंटोर, या फिर आप ईमेल कर सकते हैं अपने क्वेश्चन को। मतलब बहुत सारे प्रोसेस हैं। तो जब आपको टॉपिक क्लियर हो जाएगा फिर अगर नहीं लिख पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप क्वेश्चन को कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं, समय नहीं दे पा रहे हैं। तो अच्छा, दूसरी चीज ये, शुरुआत में सबके साथ प्रॉब्लम आती है कि हम नहीं लिख पाते हैं सही से, तो इसको लेकर के बहुत डिसअपॉइंट भी मत होइए। जैसे आपसे पूछा मैंने कि कितना समय हुआ, अगर आपने ये कहा होता है कि सर अभी 2-3 दिन से ही लिख रहा हूँ, तो मैं आपसे सबसे पहले ये कहता है कि अभी डिसअपॉइंट मत हो, ये सबके साथ होता है। पहले दूसरे क्वेश्चन सबके गलत होते हैं, नहीं समझ में आता है कि क्या चल रहा है, कैसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन। लेकिन ये महीने भर जा रहा है तो फिर दिक्कत है, फिर आपको गाइडेंस की जरूरत पड़ती है वहां पर। ठीक है राकेश। सर और टाइम टेबल ब्रेक हो जाता है सर, मतलब बनाते हैं लेकिन ब्रेक हो जाता है बार बार, मतलब खुद से टूट जाता है सर। टाइम टेबल मतलब खुद ही तोड़ देता हूँ, ऐसा हो जाता है। फिर बनाता हूँ फिर टूट जाता है, मतलब उसमें एक ही जगह स्थिर नहीं हो पा रहा हूँ। फोन भी नहीं चलाता हूँ सर, फोन से भी दूर रहता हूँ। देखिए यूपीएससी की तैयारी में निरंतरता तो जरूरी है। अब अगर वो खुद ही ब्रेक हो जा रहा है तो अगर आप एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, आत्मसात भी कर रहे हैं कि हम ही से ब्रेक हो जाता है, तो सोल्यूशन भी आप ही के पास है ना। उसको कंटिन्यू कीजिए, बस तुरंत ही कर लीजिए। जो भी कारण है, अगर ऐसे कारण है जिनको हम अवॉइड कर सकते हैं तो कर दीजिए उनको अवॉइड। नहीं कर सकते हैं तो फिर थोड़ा सा पॉज ले लीजिए, और लेने के बाद जब वो कारण खत्म हो जाए रीस्टार्ट कीजिए। ठीक है। अगर वो ऐसा कारण है कि हम उस कारण को अवॉइड नहीं कर सकते और अवॉइड कर सकते हैं, आपको मालूम ही है कि हम ही से ब्रेक हो जा रहा है, तो तुरंत हटाइए उसे। वर्ण तो एक ही का करना पड़ेगा। ठीक है। प्रेम करते हैं यूपीएससी से? यूपीएससी से प्रेम करते हैं कि नहीं? करते हैं सर। तो फिर वर्ण उसी का अगर करना है तो ध्यान इधर उधर भटकाओगे तो वो गुस्सा जाएगा। शिद्दत से चाहिए उसको। ठीक है। मन लगा के उसका प्रयास कीजिए तो कहीं मन नहीं भटकेगा। मन भटक रहा है मतलब प्रेम कहीं और है। ठीक। फोन नहीं चलाता सर, फोन से भी दूर रहता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है राकेश। ठीक है, धन्यवाद सर। राखी स्वामी जो भी मॉडरेट कर रहे हैं अनम्यूट कीजिए। राखी, अगर आपको आवाज आ रही है आप अपने डिवाइस को अनम्यूट कीजिए। हाँ, आप बोलिए। सर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। सभी बताइए। को प्रणाम। प्रणाम। सर मैं राजस्थान से हूँ, चित्तौड़गढ़ से। बहुत बढ़िया, बताइए सवाल बताइए अपना। सर मैं तो सवाल ही भूल गई देख। सवाल भूल गई? सर मेरे घबराहट हो रही है, मैं ना कभी की बोलती नहीं हूँ ना किसी से, तो मेरे को सवाल क्या था मैं भूल गई सर। कोई बात नहीं, लेकिन आप बोलने की प्रैक्टिस कीजिए, किसी किसी से बात कीजिए, इंटरव्यू भी देना है आपको, सर है ना। लगता है सर मेरे को किसी से बात करने के लिए, मैं दो तीन ही पर्सन है जिनसे मैं ढंग से बात करती हूँ सर, मेरे को किसी नहीं कोई तो फिर है ही नहीं यही सवाल है। सही बात है। 2-3% नहीं, ये अपने अंदर की सबकी हिचक होती है बोलने में, और उसके पहले हम लोग बहुत सारी चीजें सोचते हैं, और सबसे ज्यादा तो ये सोचते हैं कि दूसरा क्या सोचेगा। तो अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम है तो इसको थोड़ा सा ठीक करना होगा। कुछ संकोच वाला स्वभाव भी होता है, संकोच की वजह से नहीं बात करते, लेकिन वही ये सर। बहुत अच्छी चीज नहीं है। 2-3 से ज्यादा दायरा बढ़ाइए, अच्छे से इंटरेक्ट कीजिए सबसे, और फिर जब सवाल आपको याद आ जाएगा फिर आप हैंड रेज कीजिएगा, फिर आपसे सवाल पूछेंगे। ठीक है। सर आ गया याद। मैं बोल रही थी सर मेरा टाइम मैनेजमेंट नहीं होता, मैं पढ़ने की करती हूँ और कोई ना कोई या तो त्योहार आ जाता है या कोई मेहमान आ जाता है। मैं शेड्यूल बनाती हूँ, आज सुबह से शाम तक मैं ये पढ़ूंगी, और बीच में कुछ ना कुछ हो ही जाता है तो मैं पीछे रह जाती हूँ। हाँ वो सही बात है। 3 बजे से आज सेशन था, तो मैं घर से निकला और तब से यहाँ तक आने में मुझे लगा कि बहुत सारे हर्डल आए, फिर भी मैं 3 बजे यहाँ आ गया था।
रास्ते में एक मीटिंग करनी पड़ी, फिर बीच में एक और इम्पोर्टेंट मीटिंग आ गई, फिर 10 मिनट के लिए उसमें जाना पड़ा। और 2:57 पर मैंने कहा कि भाई अब मैं जा रहा हूँ किसी भी हाल में, क्योंकि 3 बजे से मेरा जूम सेशन है। तो जीवन में ये डिसीजन तो लेना ही पड़ता है कि मेहमान आए हैं या त्योहार आया है, तो हम किसको चुनते हैं। आप मेहमान और त्योहार को चुनती हैं, इसलिए समय कम पड़ जा रहा है। लेकिन दिलीप सर इसका प्रॉपर जवाब देंगे। चुनना चाहते नहीं है, लेकिन प्रेशर ऐसा है कि करना ही पड़ेगा। सब सक्सेस तो तुम्हें होना है, ये काम तो करना ही पड़ेगा ना। परिवार है, बच्चे हैं, तो ये तुम्हें करना ही पड़ेगा। मेहमान आ रहे हैं तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हें तो निभानी ही पड़ेगी। सही बात है, सही बात है। देखिए, जो टाइम मैनेजमेंट को लेकर के बातें हैं, पहले भी कुछ बच्चे अपने कंसर्न्स जता रहे थे। और जो तुम्हारा जो एक सिचुएशन है, ऐसा सिचुएशन ऐसा नहीं है कि रेयर है। कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको किसी न किसी लेवल पे, किसी न किसी कारण से ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो जैसा कि अभी अमृत सर ने कहा कि यदि आपने अपना एक टारगेट, अपना एक जो गोल है वो क्लियर किया हुआ है कि हाँ मुझे ये काम करना है। जैसे कि आपका यदि टारगेट है कि भाई आज जो भी मेहमान आ रहे हैं उन्हें मुझे ये पकवान खिलाना है, ये देना है, तो आप उसके हिसाब से अपना एक माइंडसेट बना लेती हैं। या कोई भी, अब जो भी उसका टारगेट है कि चलो आज मुझे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच देखना है, तो उसके अकॉर्डिंग वो फिर पूरा एक जो शेड्यूलिंग है वो उस हिसाब से कर लेता है कि चलो इस समय हम ये काम कर लेंगे, इस समय ये काम कर लेंगे, और इसके हिसाब से हम मुझे समय मिल जाएगा, और देन फिर आगे की जो भी गतिविधियां हैं वो हम करेंगे। तो यहाँ पर देखो, अपने लेवल पर ये क्लैरिटी थोड़ी होनी चाहिए कि हमें आज की डेट में या फिर आज दिन भर में मेरे पास में जो जो काम है वो हम कैसे उसको अरेंज करें, कैसे हम उसको मैनेज करें। कहीं पर आपको 2 घंटे ज़्यादा समय लग सकता है, तो कहीं पर आपको 2 घंटे कम समय लग सकता है। और ये एक दिन की तो बात है नहीं, ये तो एक प्रोसेस है। ये ऐसा तो है नहीं कि हर दिन मेहमान आते हैं, हर दिन ऐसी कुछ सिचुएशंस की स्थिति बनी रहती है। तो आपका जो एक फिक्स्ड शेड्यूल है, आपके जो फिक्स्ड टाइमिंग है किसी भी स्टूडेंट का, तो किसी भी लेवल पे आपने जो अपना एक बना रखा है कि हाँ सुबह से लेकर के शाम तक में मेरे पास में ये टाइम है और ये एक फिक्स्ड शेड्यूलिंग के हिसाब से मुझे करना ही करना है। तो उसके बाद अब आप देखिए कि अब आपके पास में जो स्पेयर है समय, वो कितना है और उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। समय को थोड़ा सा चुराने की आदत डालनी होगी। समय में जहां भी आपको लगता है कि यहाँ पर हम थोड़ा सा समय बचा करके और कुछ हम रिवाइज कर सकते हैं, कुछ हम देख सकते हैं, तो वहां पर उस अपॉर्चुनिटी को जाने मत दीजिए। कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि आईएएस बने हैं और सफलता उनको मिली है। जो एक बच्चे की माँ है जो गृहिणी रही और वो भी आईएएस बने हैं, है ना। तो शायद रैंक 2 एक आई थी, जहां तक मुझे ध्यान है, अनु कुमारी। आई थिंक आपने उनके बारे में सुना होगा। तो वो एक ऐसी महिला थी कि वो अपना सारा काम करते हुए भी फिर वो सारा जो भी प्रिपरेशन है वो उसको मैनेज करने की कोशिश की और अंततः सफलता मिली। तो यदि हम अपने विजन में क्लियर हैं कि मुझे ये काम करना है, इस सप्ताह में जो भी मैंने पढ़ाई की है उसे इतने समय में रिवाइज कर लेना है। जरूरी नहीं है कि आप 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे पढ़ें। जरूरी ये है कि आप कंटिन्यूटी बनाए रखते हैं या नहीं, सातत्यता यदि है तो फिर वो आपको आगे सपोर्ट करेगा और इसके आधार पर आपको सफलता मिल सकती है। तो सर इन 10-12 बातों का हाँ 10-12 घंटे तो नहीं, लेकिन है ना, मतलब 5 से 6 घंटे तो मैं डेली पढ़ लेती हूँ, लेकिन मैं कंटिन्यू नहीं पढ़ पाती। 2 घंटा, 1 घंटा, जैसे मेरे को टाइम मिलता है मैं उस हिसाब से पढ़ती हूँ। ठीक है, ये भी मैं इसके बावजूद भी ये कहूंगा कि इतना भी यदि तुम समय दे रही हो या फिर कोई भी स्टूडेंट दे रहा है, तो कम से कम इतना भी समय दे। जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि जो हम पढ़ रहे हैं वो मुझे डाइजेस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, हम उसको समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। कोई भी विषय हम पढ़े, अब 10 घंटे तक हम या 8 घंटे तक हम एक ही विषय पढ़ते रहें और उसके बावजूद भी हम उससे यदि सवाल आए और उसका हम उत्तर उसका ना दे पाए, तो फिर दिक्कत है। यदि हम 5 घंटे ही पढ़ें और जो पूछा गया हम उसका उत्तर दे दिए, तो डेट इज बेटर। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि जो भी सब्जेक्ट है, जो भी हमें अभी आपकी क्लासेस चल रही हैं या फिर क्लासेस समाप्त हो गई हैं? सही।
मैं क्लासेस तो चल रही अभी 1 अगस्त से ज्वाइन किया है मैंने तो। 1 अगस्त से ज्वाइन किया है, तो यानी कि अभी अभी आपकी क्लासेस लगातार चलेंगी। तो इंडिविजुअली यदि मैं आपको बताऊं तो आप ऐसा करो कि जो भी राइट नाउ आपके सब्जेक्ट चल रहे हैं वो 2-2.5 घंटे 3 घंटे के जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं उसको कंटिन्यू कीजिए, जीएस में या फिर सीसेट में जो भी चल रहा है, और कैप का जो है उसका एक फिक्स्ड बना लो कि कम से कम मुझे संडे के दिन और सैटरडे और संडे के दिन इनफैक्ट 2 दिन रिवीजन जरूर करना है। उसको हम रिवाइज जरूर करें अगले सप्ताह के शुरू होने से पहले। ये रिवीजन में अपना एक समय निकाल करके लगाओ, उसमें टाइम इन्वेस्ट करो, उससे लाभ मिलेगा। और ये अड़चने आते रहेंगी भाई, अड़चनों से गुजरते हुए ही व्यक्ति आगे मंजिल तक पहुंचता है। तो अड़चने हैं, हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ अड़चने हैं। उन अड़चनों को सॉर्ट आउट करना ही आपका और आपके जो भी कैंडिडेट्स आप सभी उनका काम है। आप सिविल सेवक बनने वाले हैं, आपको समस्याओं का समाधान ढूंढना होगा। ठीक है, ऑल जी द सर। बेस्ट। सर सीसेट के बारे में पूछ रही थी। पूछिए। जी सर, मैं ना 2 महीने से मतलब कोई कारण समझ लो या मतलब मैं कंटिन्यू ले नहीं पा रही सर की क्लास, तो मैं पीछे से मतलब शुरुआत कर रही हूँ तो लाइव कम ले पाती हूँ। विनीत सर बताएंगे। लेकिन सीसेट सबसे अच्छे लगते हैं मेरे को। मैंने सभी टीचर अच्छे हैं, सीसेट सबसे अच्छा लगता है। तो आप एक काम कर सकते हैं कि हर वीक नया चैप्टर स्टार्ट होता है, तो आप जी पहले सर। लाइव कंटिन्यू करिए और फिर धीरे धीरे तो इनकेस लाइव कहने का मतलब सेम डे आप कभी भी टाइम निकाल के और अपने अकॉर्डिंग स्पीड अगर बढ़ा के भी देखना चाहती हैं तो देख सकती हैं रिकॉर्डेड वीडियो, लेकिन सेम डे लीजिए क्लास। और वीकेंड में सैटरडे संडे में आप जो पुराने हैं चैप्टर्स उनको एक बार रिवाइज करिए और प्रैक्टिस करते रहिए। रवि वर्मा, अच्छा जो भी अब स्टार्ट करेगा एक बार बता देगा कि वो कहाँ से है। जैसे इन्होंने जब बताया कि ये राजस्थान से हैं तो मुझे अच्छा लगा काफी। तो अब जो भी हम बातचीत करेंगे उसमें पहले आप बता दीजिएगा। रवि वर्मा। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर मैंने अभी 1-1.5 महीने पहले ज्वाइन किया है और मुझे फिलहाल अभी जैसे स्टडी में तो कोई इतनी दिक्कत नहीं आ रही, धीरे धीरे मेरा शेड्यूल भी सेट हो रहा है। और अभी एक क्लास जैसे इकोनॉमिक्स की मेरी चल रही है फिलहाल, तो मैं लाइव तो नहीं ले पाता, रिकॉर्डिंग देखता हूँ। तो मेरा सवाल सर, जैसे पीछे मैंने एक मैम की क्लास शुरू हुई थी पॉलिटी की, तो उसमें उनकी स्टार्टिंग की जो 2 दिन की क्लास है, पहली और दूसरी क्लास, तो वो रिकॉर्डिंग नहीं है मतलब किस पे एप्लीकेशन पे। तो मैंने उसके लिए काफी बार मेल भी किया आपकी टीम को, तो वो उन्होंने जैसे कोई टिकट नहीं दे रहे, वो ना रिप्लाई दे रहे ना उसके बाद बैक कॉल आ रहा। और इसी तरह से ऑप्शनल की भी मैंने ईमेल डाल ली थी क्लास की रिकॉर्डिंग के लिए, जैसे रिकॉर्डिंग कुछ है और उसकी पीडीएफ फाइल जो सर बैक मतलब मिस फाइल अपलोड कर रखी है डेट वाइज, तो उसको भी मैंने ठीक करने के लिए मेल डाल ली थी। अच्छा, इसके लिए तो सबसे पहले अगर ऐसा हुआ है तो वाकई चिंताजनक बात है। और आप मुझे क्या वो स्क्रीनशॉट्स या मेल फॉरवर्ड अगर कर देंगे amrit@studiiq.com पर। एक सेकंड सर, मैं मेल आईडी में नोट कर लेता हूँ, आपने जो बताई है जी। हाँ, अमृत मेरा नाम है, AMRIT। रुको सर एक सेकंड, अमृत AMRIT, हाँ, @ studiiq.com। studiiq.com। इस पे आपको मेल डाल दो सर, मैं उसका स्क्रीनशॉट कर दूंगा। हाँ, एक अपना तो नाम और अपना PSIR की क्लास को लेके है और एक मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास को लेके है। ठीक है, अपना नाम और अपना फाउंडेशन जो है और अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर वो भी डाल दीजिएगा। ठीक है, फिर हम इसको रिजॉल्व कराते हैं और ट्रैक भी करते हैं कि कहाँ चूक हुई। ठीक है, नीलू कौशिक। हेलो सर। हेलो नीलू। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम, बताइए। सर मैं ओम सर से पूछना चाहती हूँ। हाँ बताइए। सर मुझे ना क्वेश्चन पूछने में या किसी से बात करने में बहुत ज्यादा हेजिटेशन होता, और इस वजह से मैं मेंटर से भी बात नहीं कर पाती हूँ, और कोई भी डाउट हो वो पूछने में मुझे बहुत ज्यादा घबराहट होती है। इसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ? अभी आप जैसे पूछ रही हैं तो हेजिटेशन कहाँ हो रही है ना? तो कॉन्फिडेंस तो डेवलप करना पड़ेगा। और हेजिटेशन होती है पूछने में तो उसका एक ही तरीका है, पूछना शुरू कर दीजिए। बस ये चीज दिमाग से निकाल दीजिए कि कौन क्या सोच रहा है, क्योंकि जो जिसको सोचना है वो उसने सोच लिया है, नहीं पूछ रहे हैं तो भी सोच रहा है। तो उतना क्यों हमें सोचना है
कि कौन क्या सोच रहा है, ठीक है। Yes, तो sir. कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्शन कीजिए इस बारे में। अगर यही आपकी प्रॉब्लम है कि मैं पूछ नहीं पा रही हूँ, तो सबसे अच्छी बात तो Yes, हमारे sir. साथ ये है ना कि हम ऑनलाइन में जुड़े हैं। तो एक तो ये होता है कि मैं फिजिकली सामने बैठा हूँ, जैसे मैं कई बार क्लास में भी बोलता हूँ कि जब अनाप शनाप क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, तब मैं कई बार क्लास में बोलता हूँ कि ये फायदा है डिजिटल लिटरेसी का, है ना, कि आप लोग, बहुत सारे लोग ऐसे क्वेश्चंस भी पूछते हैं जो नहीं है, लेकिन अगर सामने बैठे होते तो ना पूछते शायद वो वाले क्वेश्चंस। तो ये आपके लिए बेनिफिट वाली बात है। आपको हिचक होती है तो आप दिख थोड़ी रही हैं, है ना, मुझे तो पता भी नहीं है कि Yes, कौन sir. पूछ रहा है। तो पहले तो यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं कि आप पूछिए, जो मन में आए वैसा पूछिए, और फिर उसके बाद धीमे धीमे आपको कॉन्फिडेंस अपने आप डेवलप हो जाएगा। जब आप पूछना शुरू करेंगी, आपको जब महसूस होने लगेगा कि ये नॉर्मल प्रक्रिया है, और फिर मेंटर से भी कनेक्ट बनाइए। जिस भी तरह की प्रॉब्लम है उसको आप रखिए पहले सामने, तो जब सामने रखेंगी तो फिर उसके सॉल्यूशंस मिलने लगेंगे, सेटिस्फेक्शन होगा, कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। तो जब कॉन्फिडेंस डेवलप होगा तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस चीज को लेके। और Okay, sir. दोस्तों का Thank you, इस्तेमाल sir. कीजिए, इसमें दोस्तों को यूज कीजिए, दोस्तों के साथ खूब गप कीजिए। तो अगला प्रश्न जो लेते हैं, मुख्तार अंसारी, पूछिए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, पूछिए। सर अभिनव सर, ज्योग्राफी तो बहुत शानदार है करवाएं, बट मेरा क्वेश्चन ये है कि ज्योग्राफी का फुटनोट्स कैसे बनाए, उसमें कौन सा कीवर्ड ऐड करें सर? क्योंकि जो क्लास के टाइम जो नोट्स बना है सर बहुत बल्कि हो गया, रिवीजन में बहुत प्रॉब्लम होगा। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो यार एक चीज़ ट्राई करो कि ना हर चीज़ नोट डाउन नहीं करनी है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडेंट जो है वो हर एक चीज़ नोट डाउन कर रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो ट्राई करो कि हर एक चीज़ ना लिखो, और सेकंड चीज़ ट्राई करो कि नोट्स ना क्लास के एकदम ड्यूरेशन में मत बनाओ। ऑल्दो मेरा तो ये कहना है कि एकदम ना क्लास के ड्यूरेशन में नोट्स नहीं बनाने चाहिए। आप पढ़ लो उस चीज़ को क्लास में, उसको पहले पूरा सुन लो, उसके बाद उसे लिखो। तो ना आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि आप चीज़ों को बार बार रिपीट नहीं कर रहे हो। तो एक तो एकदम मिड ऑफ द क्लास नोट्स मत बनाओ। सेकंड चीज़ है कि थोड़े कीवर्ड्स को पकड़ना स्टार्ट करो। मतलब हर एक चीज़ नहीं लिखनी है, ट्राई करो कि कुछ एक दो कीवर्ड्स हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, आप उन्हें नोट डाउन करो। और फिर एक बार नोट्स बनाने के बाद आप उसको शॉर्ट नोट में बदल लो, माइंड मैप्स में बदल लो। जैसे ना एक चीज़ नोटिस करना दैट हर एक बुक में जो बहुत ज़्यादा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देती है, आप देखिए हिस्ट्री की भी बुक होगी, स्पेक्ट्रम में भी देखिएगा पॉकेट साइज की बुक होती है, और उसमें ना लास्ट पेज होता है, वो हमेशा उसमें लिखा होता है वो स्मरणीय तथ्य, फाइन, वो उसमें ना उसका जीस्ट लिखा होता है चैप्टर का। तो बस आप अपने नोट्स में आदत डाल लो कि क्लास का एक टॉपिक कंप्लीट हुआ और उसके बाद स्मरणीय तथ्य आप उसको डाल के उसको शॉर्ट नोट में बदल लो, और अगली बार उसे कंप्लीट मत पढ़ो, चैप्टर को देखो और उसके बाद पेज टर्न करो, जो काम की चीज़ है वो लास्ट में आपने लिख ली है। और ये ट्राई करना स्टार्ट करो, अपने आप आपके नोट्स बहुत बहुत मतलब थिन हो जाएंगे। मैं एक बात लिटरली बताता हूँ कि अगर मैं अपने नोट्स दिखाऊं मतलब आपको कि यार मैं कितने से पढ़ा रहा हूँ आपको, तो लेस देन 20-25 पेजेस की एक पीडीएफ होगी जिससे मैं आपको पूरे 30 दिन पढ़ा रहा हूँ। फाइन, मतलब दिस इज अ रियलिटी। फाइन कि 30 डेज के लिए मेरे पास 30 पेजेस से भी लेस की पीडीएफ है और उसमें सब लिखा है। तो आप भी इसको ट्राई करो, बस जितने नोट्स हुए चैप्टर खत्म और उसके बाद उसके शॉर्ट नोट्स। सर यही स्किल डेवलप करने के लिए तो पूछ रहे हैं सर। फुटनोट तो नहीं समझ में आ रहा है सर कि कौन सा कीवर्ड ऐड करे कि आगे चल के रिवीजन में उसको देखने से सारा कुछ रिकॉल हो जाए। अच्छा, एक बात मैं बताता हूँ, देखो ऐसा कोई कीवर्ड होता ही नहीं, ठीक है, मैं एक सच बात बताता हूँ, ऐसा कोई कीवर्ड नहीं होता। आप ढूंढ रहे हो वो होगा नहीं कुछ, वो एक तरीका है करने का। आप एक बार आपने पढ़ने के बाद उसके शॉर्ट नोट बनाए, शॉर्ट नोट बनाने के बाद ना अगले दिन उसे एक बार खोल कर देखो, आपको एक बात रिकॉल होगी दैट ना ये वर्ड जो मैंने लिखा था, मान लीजिए मैं कोल लिख रहा हूँ, तो लिटरली आज भी मैं कोल जब लिखता हूँ तो मैं कोल की जगह सी नहीं लिखता हूँ, मैं हर जगह अपने नोट्स में के लिखता हूँ। फाइन, तो ना मुझे याद हो गया कि मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं जहां जहां मैंने के लिखा है, इट मीन्स वो कोल को इंडिकेट कर रहा है। तो आप भी एक बार शॉर्ट नोट बनाए, उसके बाद उसको देखें। हफ्ते में भी अगर आपने 7 दिन में एक बार की नोट्स बनाए, आप एक बार उसे देखेंगे तो आपको रिकॉल होने लगेगा और आप वो की नोट्स, वो जो की वर्ड्स है उस तक पहुंच जाओगे। सो ट्राई करो कि एक बार बनाओ और उसको रिवाइज करो, अपने आप कंसाइज हो जाएगा। जी थैंक यू सर। सर वैसे मैंने अपना स्टेट बताना भूल गया था, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। ओके सर, वेस्ट बंगाल, बहुत बढ़िया। वेस्ट बंगाल में कहाँ पे हैं आप? पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट सर। पुरुलिया, ठीक है।
चलिए अगला सवाल लेते हैं। हाँ, करिश्मा जोशी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बताइए। सर मुझे ना न्यूज़पेपर के लिए कुछ पूछना था। जैसे न्यूज़पेपर में अपन पढ़ते हैं तो उसमें से क्या चीजें अपन नोट कर सकते हैं। जैसे न्यूज़पेपर में बहुत सारी चीजें रहती है, तो उसके बारे में कैसे पता करें कि इससे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, आप मध्य प्रदेश से हैं ना? यस सर। अच्छा, चलिए, अपन से मुझे समझ में आया। अतुल जैन सर इसका जवाब देंगे। हाय करिश्मा, आपको मेरी आवाज आ रही है क्या आप मेरे को सुन पा रही हैं? यस सर, आ रही है आवाज। तो सबसे पहले आप कौन सा अखबार पढ़ रहे हैं, पहले एक बार ये जानना जरूरी है। सर मैं हमारे यहाँ तो दैनिक भास्कर चलता है, नई दुनिया। ठीक है, ठीक है। आप अगर इनमें से कोई सा भी अखबार पढ़ रहे हैं, देखिए अखबार के साथ प्रॉब्लम क्या है कि वो इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन उसके साथ चैलेंज क्या है कि वो यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए नहीं बनता। वो बनता है जनरल मसाला, आम जनता के लिए, जिसको भाई इलेक्शन में कोई जीता, महाराष्ट्र में अगर महायुति जीती तो क्यों जीती, हारने के कारण क्या, ये सब चीजें बहुत आती है। तो क्योंकि अखबार एक जनरल ऑडियंस के लिए बनता है, तो उसमें आपको 2-3 चीजों पे ध्यान देना है। पहली चीज तो ये है कि जो रोज कोई भी खबर जो आपको ऐसी लगे कि ये रोजमर्रा की खबर है, जैसे एक पार्टी ने दूसरी पार्टी पे आरोप लगाया, यार ये तो रोजमर्रा की खबर है, ये तो हर पार्टी रोज ही करती है, तो ये रोजमर्रा की खबरें जो है ये इंपॉर्टेंट नहीं है ना। राजनीति से जुड़ी कोई भी खबर बिल्कुल भी मत पढ़िए। एंटरटेनमेंट के लिए पढ़ना है तो अलग बात है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से वो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आपको जो चीजें जिन पर फोकस करना है, जैसे अगर मैं पॉलिटी की बात करूं तो कोई भी संवैधानिक चीज अगर, जैसे मान लीजिए कोई नया कानून आया, कोई संविधान में संशोधन का प्रस्ताव लाया जा रहा है, या फिर मान लीजिए गवर्नमेंट कोई नई नीति बना रही है, कोई नई योजना आ रही है, वो अपने आप में जरूरी है। जैसे एक नया आज की हिंदू की खबर है कि एक सीड बिल लाने वाला है नया। अब एक्सपर्ट मांग कर रहे हैं कि बीजों के लिए जो बिल पुराना है वो बहुत 20 साल पुराना हो गया है, उसको बदलना चाहिए। अब पुराना सीड बिल क्या था, नए सीड बिल में क्या प्रस्ताव है, ये आप पढ़िए, क्योंकि ये कानून है जो कि कृषि को अफेक्ट करेगा। तो पहली चीज तो आपको ये देखनी है, रोजमर्रा की राजनीति को छोड़ दीजिए, वो आपके किसी काम की नहीं होती। ज्यादातर अखबार उससे ही भरा होता है, इसीलिए मैं बोलता हूँ अखबार पढ़ना बहुत छोटा काम होता है, उसको लोग बहुत लंबा बना देते हैं। ठीक है, तो पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज ये है जिसमें लोगों को बहुत ज्यादा चैलेंजेस आते हैं, वो आते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में शेयर मार्केट को बिल्कुल भी मत। स्टॉक मार्केट जो होता है वो जनरली हमको ऐसा लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अखबार में बहुत ज्यादा उसके बारे में चर्चा आती है, तो स्टॉक मार्केट पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। स्टॉक मार्केट जो है यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आप अगर बी स्कूल वगैरह का एग्जाम देंगे वहां जरूरी है, यूपीएससी के लिए नहीं चाहिए। इकोनॉमी में देखिए कि एग्रीकल्चर में क्या हो रहा है, इकोनॉमी में देखिए बैंकिंग सेक्टर में क्या हो रहा है, इकोनॉमी में हमेशा ये देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या कर रहे हैं, वर्ल्ड बैंक क्या कर रहा है, आईएमएफ क्या कर रहा है, या फिर अभी डोनाल्ड ट्रंप साहब जीत गए तो वो टैरिफ किस तरह से बढ़ाने की बातें कर रहे हैं, टैरिफ को जो बनेगा वो आईएमएफ के नियमों का उल्लंघन किस तरह से हो सकता है, इस तरह की चीजें जो है वो आप पढ़ती हैं। ठीक है, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आती है अखबार में वो आती है एडिटोरियल। तो संपादकीयों में भी याद रखिए। अच्छा, एक चीज और छूट गई, संपादकीय पे बाद में जाऊंगा, एक चीज और छूट गई। एक जो चीज अखबार में बहुत आती है जिसको मैं कहता हूं संभावना या स्पेक्यूलेशन। स्पेक्यूलेशन पे टाइम मत खराब। स्पेक्यूलेशन क्या होता है, जैसे भाई फरवरी में वित्त मंत्री बजट लेके आती है हर साल, है ना। तो फरवरी में अगर वित्त मंत्री बजट लेके आती है तो जनवरी से आपको ऐसे बहुत आर्टिकल मिलेंगे कि इस बार बजट में क्या होने की संभावना है। ऐसे बहुत आर्टिकल्स आने शुरू हो जाते हैं कि नहीं हो जाते। या मान लीजिए प्रधानमंत्री अमेरिका की यात्रा पर गया, G20 का सम्मेलन हुआ, या फिर अभी COP29 हुआ था, तो रोज आ रहा था अखबार में, रोज 15 दिन तक ऐसे आर्टिकल्स आए कि इस बार ये होने की संभावना है, वो होने की संभावना है। मेरे विचार में उन आर्टिकल्स पे ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि यार हमको संभावना का क्या करना है। हम 10 दिन रुक जाते हैं, जब घटना हो जाएगी तभी पढ़ लेंगे उसमें क्या हुआ। अब प्रधानमंत्री के अमेरिका दौरे में क्या होने की संभावना है, उसको पढ़ के कोई फायदा है क्या। हम ये देख लेंगे ना कि जब प्रधानमंत्री अमेरिका से लौट आएंगे तो हमको मालूम चल जाएगा ना क्या क्या हो गया, तो वही पढ़ लेंगे यार। तो आप जो है अखबार को अगर आप जुडिशियसली फॉलो करेंगे तो आप अपना बहुत सारा टाइम बचा सकते हैं। संपादकीयों में आते हैं, संपादकीयों में भी किसी भी तरह की राजनीतिक रणनीति को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है कि ये वाला राज्य जीतने के लिए कांग्रेस को ये नीति बनानी पड़ेगी या बीजेपी को ये नीति करनी चाहिए, कोई जरूरत नहीं है ये सब पढ़ने की। संपादकीयों में कोई ऐसा बहुत फिलोसॉफिकल आर्टिकल भी अगर कोई आया है बहुत ज्यादा कि जीवन का असली सार तो है वो दूसरों की सेवा में है, ये सब भी पढ़ने की कोई खास जरूरत नहीं है। जहां पर वो किसी ऐसे मुद्दे को का एनालिसिस करते हो जिसके बारे में आपको जानकारी की कमी हो, वहां पर आप
तो एडिटोरियल्स में भी आप सेलेक्टिव हो सकते हैं। मेरा अनुमान यह है कि आमतौर पे अखबार में 20% से ऊपर पढ़ने लायक नहीं होता, एडिटोरियल्स में 40-50% से ऊपर पढ़ने लायक नहीं होता। तो आप अखबार के लिए एक इंपॉर्टेंट तरीका जो है इसके लिए वो क्या होता है कि आप टाइमलाइन फिक्स कर लो कि यार मेरे को पूरा अखबार 1 घंटे में खत्म। और शुरू में आपको दिक्कत होगी, आपका छूट जाएगा, शुरू में दिक्कत होगी, लेकिन ग्रेजुअली आप ये पकड़ पाओगे कि 1 घंटे के अंदर आप वो काम की चीजें थोड़ी प्रैक्टिस से भी आ जाती है। एक और अखबार के साथ फीचर जो होता है वो होता है कि बहुत रेपिटेटिव होता है। जो चीज आज आई है लगभग वही चीज कल भी आएगी। जो लोग मेरी सुबह हिंदू की क्लास करते हैं वो देखते भी है, मैं अपनी बहुत सारी न्यूज में बोलता हूँ कि यार ये तो मैं आपको पिछले 10 दिन में 3 बार पढ़ा चुका, तो आज नहीं पढ़ा। तो अब क्या है कि आप अगर रोज पढ़ते रहेंगे अखबार को तो आपको ऐसा लगेगा कि आधा अखबार जो है वो रेपिटेटिव है, वही सेम चीजें कल भी आई थी वही। अब महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री का चुनाव हुआ, ये खबर 15 दिन, अब 23 तारीख से तो चल ही रही है, अभी और 4-5 तारीख तक चलने में, तो रोज पढ़ने का कोई पॉइंट। तो ऐसे ही आप इसको रेपिटेटिव खबरों को छोड़ सकते हैं। तो इस आधार पे आप सिलेक्शन कर सकते हैं। शुरू में आपसे गलतियां होंगी, आप कुछ ऐसी खबरें पढ़ेंगे जो यूजफुल नहीं है, सबसे होती हैं, हमसे भी हुई हैं। हमने बहुत नोट्स बनाए ऐसी खबरों के जिनका कोई मतलब नहीं था, आप देखते हैं तो। लेकिन शुरू में गलती होती, लेकिन वो जिसको हम कहते हैं वो तो पाथ टू लर्निंग है, आप गलती करके ही सीखते हो। लेकिन ग्रेजुअली अगर आप ये बेसिक से नियम फॉलो कर लेंगे तो आपका जो अखबार में टाइम लग रहा है वो काफी बच जाएगा। थैंक यू सर। थैंक यू। ठीक है, नेक्स्ट शुभम। नमस्कार सर, मैं अयोध्या का मूल निवासी हूँ, लेकिन वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी के पद जॉब करता हूँ सर। चंदौली मेरी पोस्टिंग है सर। सर अधिकतर क्लास में रिकॉर्डेड लेनी पड़ती है सर। ठीक है, जॉब ही आपका ऐसा है जिसमें रिकॉर्डेड ही करनी पड़ती होगी। लेकिन सर हम कोशिश करते हैं कि 95% हम लाइव क्लास ले लेते हैं सर। जैसे अभी हम कल की विरेंद्र दुबे सर की क्लास नहीं, थी, 1 मिनट, वो नहीं ले पाए थे सर। 1 मिनट। आपने दोनों अलग अलग बातें कही और दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। 95% हम कोशिश करके लेने की कोशिश करते हैं सर, 95%, लेकिन हो नहीं पाती है सर। हो नहीं पाती, अच्छा, कोशिश 95%, ठीक है। तो सवाल क्या है फिर आपका इस पर? सर हमें सवाल ये है कि हम पढ़ने का तो पिछले 2 साल से यूपीएससी अच्छे से पढ़े हैं सर, पूरा जितना बुक है सर वो हम पढ़ लिए हैं, लेकिन सर हमारा नंबर इंक्रीज नहीं हो रहा है। जो आप टेस्ट वगैरह दे रहे हैं उसमें तो वो बढ़ नहीं है। चलिए ठीक है, फिर हम पंकज सर से इसका जवाब लेते हैं, आगे बढ़ेंगे फिर। एक बार अपना क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए सर। हम पढ़ने का तो पूरा पढ़ चुके हैं सर, लेकिन बस वही है कि नंबर नहीं इंक्रीज हो रहा है सर। जो स्टेबल है वही 40% 50% के बीच में ही है। अच्छा, आपके नंबर नहीं इंक्रीज हो रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि अभी आप जब भी पेपर लगाते हो या कोई भी प्रैक्टिस करते हो तो सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि कहाँ पर कमी हो रही है। अगर आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पहचान नहीं रहे हो तो उसमें करेक्शन करोगे कैसे? तो जैसे मान लीजिए कि आप पॉलिटी का पेपर लगा रहे हो, क्वेश्चन पॉलिटी का लगा रहे हो और आप उसमें ये मार्क नहीं कर पा रहे हो कि कहाँ पर आकर आप मिस्टेक कर रहे हो, तो आप उसमें सुधार नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि आप मिस्टेक कहाँ पर कर रहे हो। केवल क्वेश्चन पेपर लगाने से क्वेश्चन नंबर नहीं बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको ये भी देखना होगा कि जो भी कंटेंट आप रेफर कर रहे हो वो कितना अपडेटेड है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर के पैटर्न हमेशा अपग्रेड होते जाते हैं, है ना। तो आपको पहले तो PYQs लगाइए और जो टेस्ट पेपर्स दिए जाते हैं उनको लगाइए, लेकिन सबसे पहले उसमें भी एनालाइज करिए कि हमारी गलतियां हो कहाँ रही हैं और हम ज़्यादा बेहतर कहाँ कर सकते हैं। दोनों चीज़ें आपको पहले पता होनी चाहिए। तो अगर आप, और तीसरी चीज़ जो आपको करनी चाहिए वो है बेसिक्स। अगर आप बेसिक्स मजबूत कर लेंगे तो गलतियां होने की संभावनाएं कम होंगी। आपको हमेशा अपने बेसिक्स मजबूत करने होंगे। बेसिक्स मजबूत करिए, अपडेट करिए और अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास करिए, ठीक है। ठीक है सर। और ये सर दूसरी चीज आंसर राइटिंग से है सर। आंसर राइटिंग में जैसे सर पहले हम दुबे सर की क्लास ले रहे थे, तो उसमें एक दिन हमने कमेंट में पूछा था, तो सर ने कहा कॉपी कुछ भी मत करिए, जितना आ रहा उतना ही लिखिए। तो हम की पॉइंट सर जैसे हमें याद तो हो जाता है, लेकिन सर जो उसका प्रवाह लिखना रहता है सर वो प्रवाह नहीं बन पाता सर। लाइन की एक एक्चुअल मोमेंट नहीं बन पाती सर, कैसे लिखें? देखिए, मेंस की आंसर राइटिंग जो है ये एक लॉन्ग लास्टिंग प्रोसेस है, बहुत लॉन्ग ट्रेनिंग से आती है। अगर आप ये सोचते हैं कि हम लिखना शुरू करेंगे और बहुत अच्छा लिखेंगे तो ये असंभव है, ठीक है। तो इसके लिए कई सारी स्टेजेस हैं। शुरुआत की स्टेजेस में आप केवल बेसिक लेवल पर ही लिख सकते हैं। तो शुरुआत जब हम करते हैं तो हमें ये देखना होगा कि हमारे आंसर का स्ट्रक्चर सही रहे, ठीक है ना। सबसे शुरुआत में आपको अपने आंसर का स्ट्रक्चर, फ्रेमिंग
उस पर फोकस करना है। कंटेंट अभी आप उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको कंटेंट पर आना चाहिए, और जब आप कंटेंट पर आते हैं उस समय आपको जरूरत पड़ेगी कि कोई आपको हर बार करेक्ट करे, ठीक है। ये अपने आप नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो जब भी आप आंसर्स लिखते हैं तो अपने सीनियर से, अपने मेंटोर से, किसी से भी रेफर करके पूछें कि यहाँ पर मुझे और कौन सी चीजें ऐड करनी है। क्वालिटी मेंटेन करने के लिए आपको हमेशा डायमेंशंस रिच करने होंगे, ठीक है ना। अगर आप मल्टी डायमेंशनल एप्टीट्यूड उसमें नहीं रखेंगे तो आपका क्वालिटी मेंटेनेंस नहीं होगा। तो आप जब भी आंसर राइटिंग कर रहे हो तो पहले स्टेजेस पर ध्यान दीजिए। अभी आप सबसे पहले इसके लिए मत परेशान होइए कि मैंने कितना अच्छा लिखा है। सबसे पहले आप ये देखिए कि आपका स्ट्रक्चर आंसर का सही है या नहीं है, आपका इंट्रो सही है या नहीं है, मेन बॉडी पार्ट में क्या हमने सारे पार्ट्स को इंक्लूड कर पाया है या नहीं, और कंक्लूजन लिखा है या नहीं, ठीक है। जब आप ये तीनों चीजें लिखना सीख जाएंगे उसके बाद उसकी क्वालिटी इनहेंस करिए। ऐसा नहीं हो सकता कि हम पहले दिन ही सबसे बेहतर लिख लेंगे। तो आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिए, आराम से हो जाएगा। बस इतना क्वेश्चन था। चलिए, और जो लोग सवाल पूछ चुके हैं वो जरूर अपना हैंड रेज बटन फिर से करके और डाउन कर देंगे, क्योंकि फिर वो रिफ्लेक्ट यहाँ करता है, तो नए लोग फिर हम लोग नहीं देख पाएंगे उनको, ठीक है। अगला सवाल है अजहर खान। हेलो सर। हेलो सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, पूछिए। सर मैं उत्तर प्रदेश से मेरठ जिले से हूँ। अच्छा, सर मेरा ये सवाल है आपसे कि सर मैं पढ़ती हूँ तो मतलब वो भूल जाती हूँ सर जी। भूल जाती हैं, ठीक है। मनीष सर। अगर आप पढ़ते कैसे हो, लिखकर पढ़ते हो या फिर केवल नोट्स रिवाइज करते हो? नहीं सर, मतलब पहले तो हम क्लास लेते हैं, उसके बाद हम नोट्स बनाते हैं और फिर पढ़ते हैं ना, तो फिर पता नहीं ऐसा लगता है मतलब दिमाग जैसे मेरा ये जाम हो, कुछ चल ही नहीं रहा हो इसके अंदर। तो आप एक प्रैक्टिस करो कि जैसे आपने क्लास ली, 3 घंटे की क्लास ली, 2.5 घंटे की क्लास ली, उसके बाद आपने उस नोट्स को अच्छे से रिवाइज कर लो, और 15 मिनट भी ये प्रैक्टिस करके देखो कि जो क्लास आपने ली है उससे आप कितना लिख पा रहे हो। अगर आप उससे आधा पेज भी भर पा रहे हो तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई हमने जो आज पढ़ा था वो हम लिख सकते हैं। और ये धीरे धीरे आप डेली करोगे तो फिर आपके माइंड में रिटेन होगा, क्योंकि आप एक बार लिख कर जब आप लिख रहे हो तो वो बिना देखे लिख रहे हो ना, अभी आपने वो प्रैक्टिस किया ही नहीं है। तो वो प्रैक्टिस थोड़ा थोड़ा भी धीरे धीरे स्टार्ट करो तो हो जाएगा वो। क्योंकि ये सबके साथ होता है ना, कोई भी सारी चीजें याद नहीं कर रहा है, हमें भी रिवाइज करना पड़ता है, तो आपको भी रिवाइज करना होगा। लेकिन ये प्रैक्टिस हमने अभी अपने आप को टेस्ट ही नहीं किया कि हमें जो कई बार हमें लगता है कि सुनने पर, जैसे अभी भी कई स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हुआ, उनके माइंड में क्वेश्चंस थे लेकिन वो पूछते टाइम नहीं पूछ पा रहे थे। सेम चीज आंसर राइटिंग के साथ भी होता है, और आंसर राइटिंग भी ना बोला जाए इसको तो नॉर्मल राइटिंग भी होती है। क्योंकि आपको जो पेपर लिखना है ना, एक दिन में 2 पेपर लिखने हैं, 250 नंबर के, और उस तक पहुंच पाने के लिए आपको अभी से लिखना पड़ेगा। तो ये पेपर की ही है कि आप लिखते कितना हो। तो ये धीरे धीरे स्टार्ट करो, एकदम से नहीं होगा कि आप 3 घंटे का एक पेपर लिख लोगे। अभी आप पहले आधा घंटा लिख पा रहे हो कि नहीं क्लास लेने के बाद, ये स्टार्ट करो, हो जाएगा। धीरे धीरे रिटेन होने फैक्ट हो जाएंगे शुरू। जी सर। सर एक बात और थी। जी बोले सर। हाँ जी, बोलिए ना। सर ये बात है वो कि मतलब मैं जैसे यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ सर, मैं मतलब पढ़ती भी हूँ, क्लास भी लेती हूँ और नोट्स भी बनाती हूँ, लेकिन सर मुझे अंदर से फील नहीं होता है कि मैं आईएएस बनने जा रही हूँ, मतलब इस तरह से। ये तो जो आईएएस बनता है उसको जिस दिन रिजल्ट आता है उस दिन तक फील नहीं होता, लेकिन सर इनफैक्ट मतलब रिजल्ट आने के बाद भी फील नहीं होता, उसको लगता है कि क्या ही हो गया। ये सब सामान्य बातें हैं, इससे घबराइए नहीं, ये बिल्कुल नॉर्मल बात। सर जी एक सवाल और था। आप पूछिए। सर मुझे मतलब मैंने आप सबको वीडियोस में ही देखा है ना, मैंने आज आपको लाइव देखा है, तो मुझे मतलब काफी अच्छा लग रहा है सर। हमें भी काफी अच्छा आपसे लगता है बात आप लोगों से बात करके। सर। चलिए, विजय प्रताप आप हैं? जी नहीं, अब मैं दूसरा सवाल ले रहा हूँ। आपका बहुत शुक्रिया। ओके सर, थैंक यू। विजय प्रताप यस सर। पूछिए सवाल। सर मेरा सवाल ये, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, पुणे में टाटा प्रोजेक्ट्स में हूँ। अच्छा, पुणे मेट्रो में।
अरे वाह, तो कभी मेरा पुणे आए सवाल तो ये फिर है, मैं मेट्रो अभी में तक कोई आप सब्जेक्ट पुणे के मेट्रो में नहीं सर, कभी हम आपसे कंस्ट्रक्शन मुलाकात हो? में है ना, श्योर अच्छा, सर, श्योर सर। कंस्ट्रक्शन में, ठीक ठीक कंस्ट्रक्शन मतलब हम हैंड ओवर कर देते हैं गवर्नमेंट को सर। ठीक। जब मेट्रो चलने लगती है तो हम नहीं जा पाते हैं सर। ठीक है, पूछिए, सवाल पूछिए। सर मेरा ये सवाल है कि अभी तक मैं कोई सब्जेक्ट कवर नहीं किया हूँ, मतलब एक भी सब्जेक्ट मेरा पढ़ा नहीं है अभी तक। पढ़ रहा हूँ, पॉलिटी पढ़ रहा हूँ और मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, लेकिन कभी तक कोई सब्जेक्ट कवर नहीं कर पाया हूँ और मुझे 2025 का ही अटेम्प्ट देना है। दूसरा सर, जो अपना स्टडी है का मटेरियल वो सफिशियंट है, बाहर से कुछ परचेज करने का जरूरत है कि नहीं है सर? नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। अभिनव सर इसका जवाब देंगे। और थर्ड है सर, जब मैं पढ़ता हूँ तो अभी तक कोई नोट्स नहीं बनाता हूँ, बुक पढ़ते जाता हूँ और वो टॉपिक पढ़ने के बाद मैं जाता हूँ प्रीवियस ईयर में तो क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं कर पाता हूँ, कर देता हूँ। कुछ क्वेश्चन में फंसता हूँ फिर उसको नोट करता हूँ, यही तो बुक में जाता हूँ देखने के लिए। ओके सर, सबसे पहले तो कैसा है? ये हाँ, कंटिन्यू कंटिन्यू। तो ये कैसा है सर कि नोट्स बनाना जरूरी है या समय कम है तो मैं पढ़ते जाता हूँ, प्रीवियस ईयर जाता हूँ, जहाँ नहीं कर पाता हूँ फिर बुक में जाता हूँ? नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो रॉन्ग है। मतलब आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज आप आज कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। आई थिंक आपने आज पढ़ा तो 1 हफ्ते 2 हफ्ते बहुत अच्छा आपका रिटेंशन रहा, तो शायद 1 महीने, बट इसके बाद फिर आप चीज़ों को भूलने लगेंगे। नो डाउट क्लास पढ़ने के बाद आपको MCQs या PYQs जो है वो बनेंगे, बट डेफिनेटली जिस दिन आपका एक्चुअल एग्जामिनेशन होगा उस दिन तो फिर वो शायद पॉसिबल ना हो। तो सबसे पहली चीज़ तो यार नोट्स बनाना स्टार्ट करो, इर्रिस्पेक्टिव कि आपके पास टाइम कितना है। आप उसे वैसे ही डिराइव करो कि आप नोट्स कम से कम बना पाओ। तो एक चीज़ तो ये रॉन्ग है दैट आप अगर नोट्स नहीं बना रहे हैं तो उसको ट्राई करें कि आप नोट्स बना लें। और सेकंड थिंग है, क्या कुछ और ऐड ऑन करने की ज़रूरत है? मतलब कोर्स लेने के बाद आपको कुछ और करने की ज़रूरत है? तो यार बिल्कुल भी नहीं। मैं तो ऐसा मानता हूँ कि जितना इवन स्टडी IQ से जितनी चीज़ें मिल जाती हैं, उसके बाद तो रेफरेंस बुक भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं होती। देखिए, कुछ भी ऐसा आउट ऑफ द वर्ल्ड नहीं होता। जो भी चीज़ें हैं और जो एसेंशियल है वो आपको क्रक्स में और क्लास में वो सब डिलीवर कर दिया जाता है। तो देयर इज़ नो नीड कि आप कुछ और बाय करें। और सेकंड चीज़ है कि आप नोट्स ज़रूर बनाएं, भले ही उसको शॉर्ट में कवर करें। अगर समय कम है तो बहुत लेंदी नोट्स नहीं बना पा रहे हैं तो उसे की पॉइंट में बदल लें, शॉर्ट नोट्स बना लें, बट डेफिनेटली आपको नोट्स बनाने चाहिए। तो ये 2 चीज़ें आप ज़रूर फॉलो करें। ओके। और थर्ड ये था सर, जब मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ या कोई आर्टिकल पढ़ता हूँ तो आर्टिकल पढ़ता हूँ ना सर, तो मैं थोड़ा लेफ्ट की तरफ ज्यादा झुकाव है तो उस हिसाब से देखता हूँ और मुझे लगता है ये मेरे पसंद का नहीं है थोड़ा, तो इसको स्किप कर देता हूँ सर। ये बड़ा वीकनेस है सर। नहीं यार देखो, मैं अक्सर ना क्लास में इस बात को बोलता हूँ, रिपीट करता हूँ कि आप ये भूल जाओ, जब तक आपके दिमाग में है ना कि मैं लेफ्ट या राइट हूँ, तब तक आप न्यूट्रल नहीं हो, और न्यूट्रल नहीं हो यस तब सर। तक एग्जाम नहीं निकलेगा। फाइन। और दूसरी चीज़ है कि आप किसकी तैयारी कर रहे हो। आप जाना चाह रहे हो ब्यूरोक्रेसी में, ठीक है, और ब्यूरोक्रेसी को हिंदी में क्या कहते हैं? भाई मुझे तो बहुत बाद में पता चला था, इसे नौकरशाही कहते हैं, राइट सर? फाइन। और नौकरशाही के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, नौकर मस्ट बी न्यूट्रल। मतलब उसके पास ये अधिकार ही नहीं होता कि व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, ठीक है? आप ये सोच ही नहीं सकते कि आप सही क्या है गलत क्या है। तो इसको दिमाग से निकाल लो। अगर सही क्या है गलत क्या है ना, तो उसके बाद आप बहुत अच्छे पॉलिटिशियन बन सकते हो, ठीक है? आपके अंदर बहुत अच्छा अगर ये दिमाग आ रहा है कि मैं क्या सही है क्या गलत है ये सोच पा रहा हूँ, तो ये अच्छी चीज़ है। बट ये फिर IAS के अंदर नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो इसको ध्यान रखें कि पेपर पढ़ते समय ना लेफ्ट रहो ना राइट रहो, न्यूट्रल रहो, जो लिखा है उसको समझो, उसके अंदर से इंफॉर्मेशन निकालो, डेटा कलेक्ट करो, एंड दैट्स इट। फाइन। तो अब हमेशा याद रखना, जब भी लेफ्ट राइट आए ना तो नौकरशाही मतलब ब्यूरोक्रेट बनना है तो मस्ट बी न्यूट्रल। ओके ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। कोमल सिंह, पूछिए कोमल सवाल। Yes, sir, I am audible. यस यू आर। Good evening, sir. गुड इवनिंग। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि करंट अफेयर की जब क्लासेस करते जो क्वेश्चन सर हमें देते वो बाद में जो सेंड करते जो हमें बाद में आता है जगह के जो उसकी राइटिंग होती है उसमें समझ में नहीं आता है कि क्या लिखा है, कुछ ऐसे वर्ड होते समझ में आ जाता। पहले होता था कि ऐसे ही पेस्ट कर दिया जाता था, लेकिन अब होता है कि हमें मिस्टेक बताई जाती तो वो एक बहुत अच्छा वे, लेकिन जो उसमें लिखा जाता है उसमें वर्ड ही नहीं समझ में आते कि क्या लिखा गया है। करंट अफेयर्स वाले सर करते हैं सर।
नहीं, करंट अफेयर सर नहीं करते, जो कॉपी चेक होके आती है। इवेल्युएशन की बात कर रही हैं आप? या सर। तो उसमें ऐसा लिखा होता है कि आपको समझ नहीं आता, या सर। तो amrit@studyIQ.com पर भेजिए जरा अपनी कॉपी। अमृत AMRIT@studyIQ.com। या सर। अपना बैच भी उसमें लिख दीजिएगा और अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर लिख दीजिएगा। ठीक है, फिर हम लोग यस सर, मेरा क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन ये है कि जैसे सर जो प्रीलिम्स के लिए जैसे कि हमें SIPP मिल रहा है, ये सब चीजें हो रही हैं तो क्वेश्चन का, लेकिन जैसे सर जो मेंस वाला जो आंसर राइटिंग का जो मेरा है उसमें काफी ज्यादा मुझे टाइम लगता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस बार मैं प्रीलिम्स दूंगी तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं मेंस नहीं हैंडल कर पाऊंगी, तो मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए कि मुझे ये प्रीलिम्स का दे देना चाहिए और थोड़ा मेहनत करनी चाहिए? नहीं, अभी आपके पास 1-1.25 महीने तो हैं जब आप मेंस पर थोड़ा आंसर राइटिंग पर काम करिए। ठीक है, और ऐसा लगता है मतलब सिर्फ ये आपका मानना है या फिर रियल इवैल्यूएशन भी यही है, तो उसको हम लोग एक बार कॉपी देखकर जज कर पाएंगे कि कभी कभी क्या होता है, हम बहुत अच्छा कर रहे होते हैं लेकिन हमें लगता है, अंडर एस्टिमेट करने की बीमारी होती है कुछ लोगों को खुद को, सर जैसे कि कुछ जो मेरे लोग अपने नंबर आप को रहते ओवर एस्टिमेट करते हैं, तो या आप जो किस सर पार्ट पर हैं वो देखना पड़ेगा हमें। सर जैसे कि मेरे नंबर जैसे पहले स्टार्टिंग में 3 आते थे, 3.5 आते, 4, 4.5, जो 10 नंबर के होते हैं उसमें 4.5 से कभी मेरे ऊपर जा ही नहीं पाता है। और जो यूपीएससी, ये जो सुनिए मेरी बात सुनिए, यूपीएससी के एग्जाम में क्योंकि मार्किंग इसी तरीके की होती है, बहुत लो मार्किंग होती है, तो जो लोग चेक करते हैं बड़े कंजूस होते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप 4.5 के ही बराबर लिख रही होंगी, तो आप एक बार जब कॉपी अपने इवेलुएटर को शेयर कीजिएगा या मुझे भी भेजिएगा, तो हम अपने कंटेंट टीम के साथ उसको शेयर कर लेंगे और एक बार देख लेंगे कि क्या वाकई आपकी कॉपी में कोई दिक्कत है या फिर आप ठीक ट्रैक पर हैं, और उसके बाद इसको एनालाइज भी कर लेंगे। एक जगह ये सारे नाम भी नोट करते रहिएगा, एक रवि वर्मा का नाम लिख लीजिए और कोमल सिंह। हाँ, टॉपर भी 50-55%, 55% बहुत बड़ी बात होती है यहाँ। 45-50% तो मतलब आप ठीक ट्रैक पर हैं, तो इसलिए चिंता मत कीजिए। ओके एंड सर सभी को सर थैंक यू, जैसे कि आप मैंने सारी फैकल्टी से पढ़ा हुआ है, जैसे यहाँ पे कुछ टीचर्स हैं, जैसे कि मैंने मैथ तो कभी भी मुझे मतलब कि मैंने लाइव कभी क्लासेस करी नहीं, मैंने ऐसे रिकॉर्डेड की क्योंकि जैसा टाइम ही होता था, एंड मैंने सभी फैकल्टी से पढ़ा। यहाँ पे कुछ टीचर्स ऐसे 3 टीचर्स जिससे मैंने नहीं पढ़ा है एंड सबने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है, इसके लिए थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट सौरभ पूछिए सवाल। सर मेरा कोई डाउट है, जैसे मैं जब पढ़ता हूँ प्रैक्टिस ज्यादा होती है, जब टेंशन होती है कि होगा। आवाज आपकी थोड़ी सी डिस्टर्ब्ड है, फिर से एक बार पूछिएगा। जैसे सर मैं जब पढ़ता हूँ ना तो रिवीजन भी सही चल रहा है और बुक भी सही पढ़ता हूँ और आंसर राइटिंग भी ठीक है, लेकिन सर मुझे पढ़ते पढ़ते ना अचानक टेंशन होती है, फ्रस्ट्रेशन होती है कि होगा या नहीं होगा सिलेक्शन, और नेगेटिविटी बहुत आती है। ये आम वायरल बीमारी है, इसलिए चिंता मत कीजिए, 3 दिन में सबका होता है ये। लीजिए दिलीप सर बताएं। तुम्हारा ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है भाई? सर सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी, अच्छा। खैर, हिंदी साहित्य में ना एक कविता है, हिंदी साहित्य जो भी बच्चे ऑप्शनल में लिए हुए होंगे उसमें एक कविता है, बहुत अच्छी सी कविता है, राम की शक्ति पूजा। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने ये कविता लिखी है, तो उसमें इसी तरीके से फ्लक्चुएशंस के बारे में उन्होंने बताया है, राम के फ्लक्चुएशंस के बारे में। तो मानव के रूप में उनके जीवन में जो उतार चढ़ाव आया और किस तरीके से उन्होंने उस पर विजय हासिल की, उसके बारे में बहुत ही अच्छे से वर्णन किया गया है। तो जब जब तुम बोल रहे हो और बाकी कई सारे जो कैंडिडेट्स हैं वो इस तरीके से अपनी बातें कहते हैं कि सर कई बार मुझे दिक्कत होती है, कई बार लगता है कि नम रैंक 1 to 50 में आ जाएगा, कभी लगता है कि हम चपरासी भी नहीं बन पाएंगे, तो वो जो एक स्थिति है ना, वो निश्चित तौर पर जो अमित सर ने कहा भी कि वो होता है, सभी के जीवन में होता है। आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके जीवन में भी, या फिर जो अन्य फील्ड में भी है उसको भी अपने जीवन के कंटेक्स्ट में कभी इस तरीके के उतार चढ़ाव के दौर से गुजरना पड़ता है। आपका काम ये है कि आप उन परिस्थितियों को थोड़ा सा कैलकुलेट कीजिए, इवेल्युएट कीजिए कि आप कहाँ पर अपना बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। जो आपकी अच्छाइयाँ हैं उनको पहचानिए, जो आपकी कमियाँ हैं उनको ढूंढिए और देन फिर उसको फिल्टर आउट कीजिए, अलग अलग कीजिए।
जिसमें आप बेहतर कर सकते हैं उसे और बेहतर कीजिए और अच्छा कीजिए। जो आपकी कमजोरी है, जिसमें आपको लगता है कि डर लग रहा है, उससे डरिए मत, क्योंकि डर आपको और अधिक डराएगा। और बेहतर ये है कि आप उस पर विजय हासिल कीजिए, उसमें जो भी संभावनाएं हैं उन संभावनाओं को जरूर आप देखिए और देन फिर उसके हिसाब से आगे आप काम कीजिए। ये आपके लिए बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट हो जाएगा, है ना। तो ये सारी चीजें आई थिंक आपको फॉलो करनी चाहिए। जो भी जहां भी जब भी आपको लगता है कि अब बहुत अधिक डाउन हो रहा है, पूरा एकदम लग रहा है कि अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे, स्थिति बहुत ही विपरीत हो चुकी है, तो फिर आपको थोड़ा सा पॉज लेकर के और अपने बारे में थोड़ा सा इवेल्युएट करना चाहिए कि हमें और क्या बेहतर करने की जरूरत है। ठीक है, तो उस हिसाब से काम कीजिए। ऑल द बेस्ट। नेहा शर्मा। हेलो, नमस्ते सभी टीचर्स को। नमस्ते नेहा, बताइए। सर मैं यूपी से हूँ और मैंने जून लास्ट में ये स्टडी आईक्यू का बैच खरीदा था। उसके बाद सर कुछ क्लासेस हो गई थी, जैसे ज्योग्राफी ऑप्शनल भी मैंने तभी लिया था और कुछ क्लासेस अभिषेक सर की भी चल रही थी तब ज्योग्राफी की। और उसके बाद मुझे डेंगू हो गया, 1 महीने के लिए मेरा वो रूटीन खराब हो गया। अब इतनी सारी क्लासेस हो गई हैं कि सर पहला पढ़ते हैं तो लैब छूट जाता है, लैब पढ़ते हैं तो पहला छूट जाता है और पहला पढ़ते हैं तो रिवीजन छूट जाता है, मतलब वो मिक्सअप हो गया है। उसकी वजह से सर एक क्लास हम करते हैं, मान लो ज्योग्राफी हमारा फेवरेट है तो अभिनव सर मतलब बहुत बेस्ट पढ़ाते हैं, तो उनसे हम जो क्लासेस चलती है वो कब पढ़ते हैं उसके बाद क्या होता है हम उसका रिवीजन करने बैठ जाते हैं, फिर लाइव छूट जाती है सारी। तो ये प्रॉब्लम इतनी हो गई है कि सर फिर वो दिमाग में चलता रहता है कि छूट गई, ये छूट गई, ये छूट गई, और फिर से नींद भी नहीं आती उसकी वजह से। नहीं, देखिए क्या होता है, जैसे 1 महीने आप बीमार पड़ी होंगी तो निश्चित तौर यस पर सर। आपके खाने पीने पर रेस्ट्रिक्शन लग गया होगा। हाँ, वो सर डेंगू में मतलब थोड़ा वो ही रहता है, मतलब कुछ दूध वूध ऐसा बकरी का दूध वूध पिलाते हैं घर हाँ, तो 1 महीने तक आपने अच्छा खाना नहीं खाया है और हाँ अगर वो आप तो है। चाहेंगी कि उस अच्छे खाने को अब पूरी तरह से रिकवर कर लें डबल खा के, तो वो संभव तो होगा नहीं। तो आपको थोड़ा सा हाँ सर सेक्रीफाइस वही तो करना है। पड़ेगा। जो छूटा है हम्म उसको आगे के लिए प्लान कर लीजिए, जो चल रहा हाँ है हाँ। उस पर फोकस कीजिए। इसकी वजह से सर जैसे क्वेश्चन सर देते हैं डेली डेली, तो हमें लगता है कि हम जो भी सर ने पढ़ाया है वो पढ़ लें और फिर क्वेश्चन सॉल्व कर लें। तो सर मोस्टली लोगों के, क्योंकि सर सभी टीचर्स क्वेश्चन देते हैं तो वो फिर हमारा क्वेश्चन पेपर भी छूट जाता है, हमें लगता है कि सर फिर हम पीछे इसकी जा रहे हैं। वजह एक ही है ना कि आप उन चीजों को भी पकड़ना चाहती हैं जो बीच में छूटा है, समय जो बिल्कुल भी बिल्कुल, तबीयत यस खराब सर। है। अब वो यस सर। पॉसिबल तो है नहीं क्योंकि ऑलरेडी आप पर बर्डन है, और या तो आप इसको करेंगे या फिर पीछे के सारे करेंगे। तो पीछे वाले को कवर करने के बजाय अभी के लिए अभी प्रेजेंट पर ध्यान दीजिए। आगे जब भी मौका मिलेगा तो फिर जो छूट गया है उसको कवर कर लेंगे। रिकॉर्डेड तो है ही आपके पास, हाँ तो सर थोड़ा सा मन रिकॉर्डेड में है। अभी संतोष लाना जैसे पड़ेगा। हाँ सर संतोष तो लाना पड़ेगा। अभी जैसे ज्योग्राफी हम पढ़ रहे हैं तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम पीछे का पढ़ेंगे तब भी वो आगे की समझ में आएंगी, जैसे लाइफ में। तो जब हम वो चीज समझने की कोशिश करते हैं तो फिर जो और क्लासेस होती हैं, जैसे हिस्ट्री भी है, अभी राज्य व्यवस्था थी, वो तो अभी स्टार्ट ही नहीं हो पाई हमारी, तो फिर वहां पे वो चीज दिक्कत हो जाती है। क्योंकि ये तो आप सही कह रहे हैं, हमने अभिनव सर ने पहले बताया था मुझे कि मैंने पूछा था सर से कि आप जो है पहले जो लाइव चल रहा है वो करते रहो, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें समझ में भी तभी आती हैं जब हम पहले का वो पढ़ लेते हैं। वहां आप क्योंकि रेफरेंस कुछ के तौर पर वो वीडियो देख लीजिएगा। जैसे कई बार ऐसा अच्छा होता अच्छा। है कि कभी हाँ हम हाँ पढ़ रहे हैं और आप क्लास में भी अगर सर से पूछिएगा तो सर वो रेफरेंस हाँ बता हाँ। देंगे कि वो वाली क्लास आपने की थी कि नहीं। तो फिर वहां जाकर उस क्लास से उस कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे। ठीक है, बिना अच्छा घबराए। अच्छा। ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है सर, थैंक यू चलिए। सर। ठीक है, विजय लक्ष्मी शुक्ला। यस, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर एक आंसर राइटिंग को लेके कि 15 मार्क्स में, मतलब सर ये भी क्वेश्चन हो चुका है कि 15 मार्क्स में मेरे 7.5 तक आते हैं, और मतलब ये भी बताते हैं कंटेंट अच्छा है, सारी चीजें अच्छी, 15 बट में सर 7.5 आता है, बहुत अच्छा यस आता है। सर बट जो कमियां है सर वो नहीं बताते ना कि कहाँ पे हमने कमियां की है, वो चीज है। और मतलब वो नहीं बताते हैं, बाकी ये बता देते हैं हाँ वर्णन अच्छा है, हाईलाइट करना अच्छा है, डायग्राम अच्छे हैं सारी, बट तो कमियां नहीं पता चलती देखिए हैं। 7.5 अगर आता है तो कमियां बहुत होंगी नहीं, कमियां बताने लायक नहीं होगा शायद। ऐसा नहीं है कमियां नहीं बताते। बहुत सारे जो कॉपीज मैंने देखे हैं उसमें रिमार्क में लिखा रहता है कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। तो आप नहीं सर 50% कम अगर मार्क्स स्कोर आते कर तो रहे हैं बता तो दें, आप एक बार कम खराब मार्क्स सा आते लिख तो के, बता इसके लिए मैं दें। आपको एक एक्सपेरिमेंट बताता हूँ। आप एक बार खराब आंसर लिख के भेजिए जिसमें 3 3.5 मार्क्स है। अगर उस पर नहीं आया तो फिर आप वो कॉपी मुझे भेजिएगा।
ओके सर, ठीक है। थैंक कई यू बार सर। आपको लगता है कि आप में कमियां हैं, आप में कमियां होती ही नहीं। जी सर, थैंक यू सर। ठीक है। ओके सर। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिए कि जितने लोगों ने हैंड रेज किया है, कई सारे ऐसे सवाल होंगे जो पूछे जा रहे होंगे और आपके भी सवाल वैसे ही होंगे। ठीक है, तो इस जिद में नहीं पड़ना है कि जब तक मैं अपने मुंह से नहीं पूछ लूंगा या लूंगी तब तक मानेंगे नहीं, है ना। पुष्पा 2 वाला काम नहीं करना। ठीक है रत्नेश। सर मेरा ज्यादातर डाउट क्लियर हो गया, लेकिन सर एक बात सी सर सारे फैकल्टी से कि सर मैं डेली की प्रिपरेशन में मतलब डेली ऐसा क्या फॉलो करूं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मतलब एग्जाम क्लियर कर सकूं, डेली वो मिस ना हो हमसे। मनीष सर। कुछ असाधारण करने के लिए साधारण चीजें करनी जरूरी होती हैं। तो आप जो मिला हुआ है ना, आपको जितनी चीजें मिल रही हैं उनको एकदम ईमानदारी के साथ, मतलब ईमानदारी किसी को दिखाने के लिए नहीं, स्टेटस पे लगाने के लिए नहीं, खुद के लिए करो कि मुझे जो भी लक्ष्य मिले हुए हैं, जो आपको इस बैच के थ्रू जो प्रोग्राम्स मिल रहे हैं, क्या आप उनको डेली बेसिस पे कंप्लीट कर पा रहे हो, प्रॉपरली कर पा रहे हो। ये नहीं कि क्लास चल रही है और हमें उससे कुछ चीजें नहीं मिली। सिंपल जितनी चीजें रखोगे उससे रिजल्ट आएगा। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर मैं हरियाणा के करनाल से हूँ। गुड। सर मेरी ये क्वेश्चन था कि मेरा प्रीलिम्स का मतलब कि मोस्टली सभी सब्जेक्ट हो गए हैं मेरे, तो मतलब कि एक सब्जेक्ट रहता है आपदा प्रबंधन का, तो मैं ये सोच रही थी कि सर अभी मींस का भी साथ में ही रखूं या प्रीलिम्स पर ही अपना फोकस रखूं अपना। आपदा प्रबंधन तो मेरे ख्याल से मेंस का है, प्रीलिम्स में उसका बहुत इस्तेमाल नहीं है। सिर्फ इतना इस्तेमाल है कि कौन सा तूफान, कौन सा साइक्लोन कहाँ बन रहा है और क्या नाम है, कहाँ से संबंधित है, किस तरह का है, इस तरह के सवाल आते हैं जो ज्योग्राफी से ज्यादा जुड़ा हुआ है। तो आपके सवाल का जवाब विराट सर देंगे। अभी आपने जैसा कि कहा कि आपका ज्यादातर प्रीलिम्स का सब्जेक्ट पूरा हो चुका है ना, तो आपदा प्रबंधन के लिए सर ने बता ही दिया है। अब मेरी ख्याल से जरूरत इसी चीज की है कि रिवीजन का समय है आपके नहीं पास पर्याप्त। सर मेरी ऑल सब्जेक्ट मतलब कि सारे सब्जेक्ट हो चुके हैं, बस लास्ट सब्जेक्ट रहता है आपदा प्रबंधन। तो सर मैं ये बोल रही थी कि प्रीलिम्स पर अभी फोकस रखूं या मैं मींस पर भी अभी साथ ही रखूं फोकस उसके तरफ। हाँ, मींस मैं के वही लिए कह रहा था कि आपने ज्यादातर सब्जेक्ट पूरे कर लिए हैं, केवल आपदा प्रबंधन रह गया ये ना। तो यस अगर देखा है 6 महीने बाद हमारे पास प्रीलिम्स है, 6 महीने बाद प्रीलिम्स 2025 ही टारगेट है ना, यस सर। तो 6 महीने बाद प्रीलिम्स है हमारे पास। तब पर भी अगर आप चाहें तो अभी 1-2 महीने और मेंस में आप समय दे सकते हैं, 1 से 2 महीने आप मेंस पे समय दे सकते हो, ऐसा नहीं दे सकते। और फिर लास्ट के 4 महीने आप डेडिकेशन के साथ प्रीलिम्स की तैयारी कर सकते हो। SIP बैच भी आपको मिला ही होगा, तो आप उसमें जो है टेस्ट सीरीज वगैरह जो है वो लगा सकते हैं, टेस्ट सीरीज को रिवाइज कर सकते हैं, उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रीलिम्स के लिए। मेंस के लिए 1-2 महीने अभी आप दे सकते हो शायद। सर टेस्ट सीरीज अभी फॉलो करनी जरूरी है या फिर एग्जाम से 1 महीना पहले? 1 महीने पहले कितनी टेस्ट लगा लेंगे आप, है ना। तो ठीक है, पर्याप्त समय जब आपके पास बच ही गया है तो वो खरगोश वाला काम क्यों कर रहे हैं कि अभी तो इतना दौड़ बाकी है, थोड़ा सो ही लेते हैं। अपने समय पे पूरा कर लीजिए उसको, ठीक है। सर और एक मैपिंग को लेकर के था सर, इसमें समझ में नहीं आता मैपिंग स्टार्ट कहाँ से करूं, बिल्कुल भी नहीं समझ में आता सर मैपिंग। देखिए मैपिंग तो आप बहुत एक बेसिक सा है कि अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी है तो जिन जिन प्लेसेस को आप देखते हैं, मतलब आपने जिन जिन प्लेसेस के बारे में पढ़ा है उसको एटलस में एक बार मार्क कर लें और एक बार उसको ज़रा अपने फ्री हैंडली बना कर देख लें, क्योंकि एकदम रैंडमली बनाए गए डॉट्स से अगर यूपीएससी प्रश्न पूछ रहा है, मतलब वो आपसे पूछ रहा है लखनऊ और मान लीजिए जौनपुर, एक बार फ्री हैंडली उसे बना कर देख लें, ये कन्वेंशनल के लिए हो जाएगा। और जो चीज़ें करंट में रहती हैं, तो करंट में रहने वाले प्लेसेस एक तो यूट्यूब पर सर की क्लास होती ही है, और सेकंड थिंग है कि आप जो चीज़ें डे टू डे, जैसे आप कैप का भी प्रोग्राम देख रहे हैं तो कैप में आपने जिन प्लेसेस के बारे में देखा है एक बार उससे नक्शे पर जो है वो मार्क करने का ट्राई करें, और नहीं तो सिंपल गूगल सर्च का यार यूज़ कर लो, आपको गूगल सर्च में इमेजेस मिल जाएंगी। आप मैं कोई वेबसाइट नहीं बोलूँगा, आप जनरली मैप देखें किसी प्लेस का, मान लीजिए हर चीज़ एटलस पर नहीं है तो आप उस प्लेस के बारे में एक बार सर्च कर लीजिए और एक बार उसे जो है वो आंखों से देख लें और एक बार उसे बना कर देख लें।
बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे कोई किताब बनाने की ज़रूरत नहीं है उसकी, एक एक छोटी सी नोटबुक बना लें। चूंकि 2-3 प्रश्न आ जाते हैं तो एक एक छोटी सी नोटबुक में 50-70 पेजेस में आप एक ईयर में रहे प्लेसेस को कर सकते हो। तो कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, इजी वन है मतलब। ओके ओके सर, थैंक यू। और मैप अपने कमरे में चिपका लीजिए, चाय पीते समय मैप देखा कीजिए, कैस्पियन सागर देख लिए, आसपास क्या है, नॉर्थ में क्या है, कौन सी कंट्री है, इस तरीके से 10 मिनट दिया कीजिए उसमें, ठीक है। अभिषेक आनंद। हेलो। हाँ अभिषेक पूछिए। सभी को सर नमस्ते। नमस्ते। सर मैं चंपारण बिहार से हूँ। जी बताइए। मेरा 2 क्वेश्चन है। पहला तो एक सर करंट अफेयर को लेकर कि करंट अफेयर जून से ही हम लोग कंटिन्यू करें या उसके पहले भी जाएं। और दूसरा क्वेश्चन बीरत दुबे सर से है कि सर क्या हिस्ट्री की ऑप्शनल लेक्चर्स देंगे, ऑप्शनल सब्जेक्ट सर का हिस्ट्री क्लास मिलेगा प्लेटफॉर्म पे? चलिए इन दोनों प्रश्न का जवाब मैं ही दे देता हूँ। जी सर। पहला है करंट अफेयर्स, प्राइमरली तो जून से होना ही चाहिए, लेकिन उसके पहले जनवरी से होना चाहिए। जी सर। तो जनवरी से लेकर और अगले मई तक के करंट अफेयर्स को टारगेट कीजिए, लेकिन अगर इसमें भी समय कम बचता है तो पिछले मई से जून से अभी तक के करंट अफेयर्स को तो ठीक से कर लीजिएगा। जी सर। दूसरा प्रश्न जो है आपका, विरत सर वैकल्पिक विषय अभी नहीं ले रहे हैं जी। और मनोज सर ले रहे हैं, तो आप मनोज सर से भी बहुत आराम से हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। वैकल्पिक विषय बहुत ही शानदार पढ़ाते हैं। विरत सर नहीं ले पाएंगे क्योंकि इनकी जीएस में बहुत ज्यादा अभी व्यस्तता रहती है। सर मेरी जो रुचि थी वो हिंदी को लेके थी, लेकिन जब से सर मैंने बीरत दुबे सर से हिस्ट्री पढ़ी है, हिस्ट्री से थोड़ा सा अच्छा लगाव बन गया, तो इसीलिए मैंने ये पूछा है। हाँ नहीं, आपका सवाल बिल्कुल सही है और ऐसा होता भी है कि आप जिस भी टीचर से अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि अगर ऑप्शनल वही पढ़ाएं तो बेहतर है, लेकिन मेरा दावा है कि आप मनोज सर के ऑप्शनल का डेमो देख लीजिए कुछ, आपको उनके पढ़ाने के तरीके से भी प्यार हो जाएगा और आप बहुत ही कंफर्टेबली उनसे भी कर पाएंगे। विरत सर के लिए संभव नहीं होगा। ठीक है सर। सर एक टेक्निकल क्वेश्चन ये है कि सर आईपैड पे स्टडी आईक्यू का जो ऐप है वो यहाँ पे एक सुविधा मिलती है स्प्लिट व्यू की, तो वो यहाँ पे शो नहीं करता है, तो इसको मैंने कई बार इशू रेज किया है लेकिन आज तक इसको सॉल्व नहीं किया गया, तो थोड़ा सर इसको देख लेते हैं। इस बारे में मेरी जानकारी थोड़ी सी कम है, मैंने कभी टैब पर इस्तेमाल किया नहीं। आपकी है? अभी जो अपडेट आया है ना, आप उसमें अपडेट कर लीजिए। आपका अभी अपडेटेड नहीं होगा आईपैड में, जो iOS है उसका उस पर अपडेट कर लीजिए, अब आ जाएगा। मतलब सर स्टडी आईक्यू का ऐप हाँ, आप एक बार ऐप को अनइंस्टॉल कर लो, आप देख लो आपका जो iOS है वो अपडेटेड है। एक बार आप उसे अपडेट कर लो, उसमें अपडेट आया होगा। और उसके और अपडेट के पहले ना अपना जो ऐप है उससे अनइंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है। अनइंस्टॉल कर लिया, फिर अपडेट कर लेना और फिर ऐप को इंस्टॉल करना, तो आ जाएगा ऑप्शन। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके। आरुषि कुमारी। हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते। अच्छा मैं एक चीज का अनाउंसमेंट कर दूं, 8 दिसंबर को हम लोग सारे बैच में सारे उन बैचेस में जिनमें कम से कम बिग 4 मतलब पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी, इसकी पढ़ाई हो चुकी है, उसका एक टेस्ट कराने वाले हैं सारे बैचेस के बीच में, ठीक है। तो 8 दिसंबर को 3 बजे ये टेस्ट है, इस टेस्ट में जरूर शामिल होइएगा। और ये उन बैचेस में होगा अभी जिनके चारों ये कम से कम खत्म हो चुके हैं या फिर बैच ही खत्म हो चुका है, और आगे जिनका बचा हुआ है उनको बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, जैसे ही उनका खत्म होगा एक और टेस्ट हम लोग आगे 1-2 महीने में कराएंगे। तो इस टेस्ट में 8 दिसंबर वाले में जरूर शामिल होइएगा, अपने मेंटोर से इस बारे में ज्यादा जानकारी ले लीजिएगा, ठीक है। हाँ पूछिए आरुषि। नमस्ते सर, आप सभी को। नमस्ते, बताइए। सर मैं बिहार के दरभंगा डिस्ट्रिक्ट से हूँ। जी बताइए। सर मेरा क्वेश्चन है कि डेली बेसिस पे जो हमारी क्लासेस होती है लगभग वो 9 to 10 आवर्स के हो जाते हैं, तो उसके बाद हम अपना टाइम कैसे मैनेज करें? ऑप्शनल भी होता है, सी सेट भी होता है और भी बहुत सारे सब्जेक्ट, रिविजन्स, नोट्स बनाना और फिर आंसर राइटिंग, PYQ लगाना, तो सर मैनेज नहीं हो पाता। और 5 मंथ मतलब मेनली हमारे पास प्री के लिए है, तो फिर हम कैसे अपने आप को प्रिपेयर करें? ठीक है, इसका सवाल जवाब ओम सर देंगे।
रुचि, आप चाह रही हैं कि सारी चीजें एक साथ मैनेज करना। देखिए, एक तो मैंने पहले भी बोला था कि जब इतनी सारी चीजें एक साथ करते हैं तो अपने आप में ये बर्डन होता है, लेकिन आपने चूज किया है कि मैं सारी चीजें एक साथ एक ही साल में इसी बार में करना है मुझे, ठीक है। तो कोशिश तो वैसे ये करना चाहिए हमें कि जब हमारा जीएस हो जाए तो ऑप्शनल करें, या ऑप्शनल हो जाए उसके बाद जीएस करें, बट कोई बात नहीं। अब क्या है कि प्रेजेंट में रहना है, प्रेजेंट में रहना है तो हमें चूज करना है, ठीक है। तो जैसे जैसे इंपॉर्टेंस आ रही है, जैसे कि सर ने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि भाई आप 1.5 महीने अभी और दे सकते हैं, 1 से 1.5 महीना मेंस में अभी दे सकते हैं। तो यानी कि मेंस वाली चीजें हैं जो वो आप जनवरी एंड तक ले लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके बाद अब आपको प्री पे ही फोकस करना है, बाकी सारी चीजों को आपको रोकना पड़ेगा। जैसे ऑप्शनल चल रहा है, रोकना पड़ेगा उस टाइम पे, ठीक है। अगर आपने प्रीलिम्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर ऑलरेडी कर रखा है, आप ऐसी कंडीशन में हैं कि आपके जो मार्क्स हैं वो 50% प्लस आ रहे हैं हमेशा, तो जरूर आप थोड़ा सा 15-20 दिन और बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आमतौर पर मैं बोलूँ तो 30 जनवरी एक कट ऑफ डेट ऐसे मान लीजिए, है ना, कि आप उसके आगे फिर मेंस को नहीं ले जाना चाहिए। तो आपको चूज करना चाहिए समय के हिसाब से, मैक्सिमम मैक्सिमम। तो आपको चूज करना है कि भाई किस समय क्या चल रहा है। तो अगर इस समय की बात करें तो अभी आपके पास मेंस प्री दोनों है, तो साथ में लेकर के चलिए। कोशिश ये कीजिए कि 15-15, 20-20 क्वेश्चंस प्री के भी साथ में लेकर के चलिए, ताकि ऐसा ना हो कि लास्ट में ऐसा हो कि अब ये कोई नई चीज आ गई है। तो अगर 15 क्वेश्चन भी डेली लगा रही हैं आप, तो उस केस में कॉन्फिडेंस बना रहेगा प्री को लेकर के। और मेंस आप डेली बेसिस पर कर ही रही हैं, तो अगर आप बता रही हैं 9 से 10 घंटे आपको पढ़ना पड़ रहा है तो सफिशिएंट है, उतना करती रहिए। अभी इसी शेड्यूल को फॉलो कीजिए, और फिर उसके बाद जब आपका ये हो जाए तो फिर चूज कर लीजिएगा कि भाई कहाँ पे हमें रुक जाना है। और फिर बाकी चीजें रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके पास रहेंगी, अगर कुछ छूट रही हैं तो वो बाद में देख लीजिएगा, ठीक है। ओके सर वैसे आंसर राइटिंग और फिर पीवाईक्यू सेशंस वगैरह सर जो लेते हैं टेस्ट, उसमें मार्क्स ठीक ठाक आ जाते हैं। आंसर राइटिंग्स भी जब करते हैं तो उसमें भी टेस्ट भी जब हुआ था क्वार्टरली, तो उसमें भी अच्छे मार्क्स आए थे। बहुत बढ़िया, ये 8 दिसंबर वाला टेस्ट जरूर दीजिएगा, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। सुनील वर्मा। सर सबसे पहले आप सभी गुरुजी को मेरा दिल से प्रणाम और धन्यवाद करते हैं सर। और सर आज आप लोगों को लाइव देख के ऐसा लग रहा है हमको कि मेरा प्री क्लियर हो गया है और मेंस के लिए हम आप लोगों के पास आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है सर देख के। सर वैसे हम सवाल नहीं पूछ रहे हैं सर, सवाल पूछने के लिए नहीं, एक हमारा डाउट है, आपसे कंसर्न करना चाहते हैं सर। जैसे अभी मेरा एसए का और आपदा प्रबंधन और एक सब्जेक्ट और है सर, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से 3 सब्जेक्ट बचे हुए हैं, बाकी प्री सब कंप्लीट हो गए हैं सर। तो क्या हम इसको अब रोक दें सर? नहीं, उसको कंप्लीट कर लीजिए, अभी टाइम है। अभी इसका जवाब विरत सर ने दिया था, या ओम सर ने दिया था कि मिड जनवरी तक आप ऐसे भी जा सकते हैं। तो जो छोटे छोटे पोर्शन है उसको कंप्लीट कर लीजिए। जिसकी भी 5 बजे से क्लास है वो जरूर जाकर क्लास ज्वाइन कर लेगा। आप एग्जिट हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मनीष सर चले गए हैं 5 बजे की क्लास के लिए, तो जिसकी 5 बजे से एसआईपी की क्लास है वो बिल्कुल एग्जिट कर जाइए। हम लोग जल्दी ही अगला सेशन प्लान करेंगे। इनफैक्ट मेरा मन ये था कि हर महीने हम लास्ट सैटरडे को ऐसा एक सेशन जरूर रखेंगे, तो इन बिटवीन भी जरूरत पड़ी तो भी रख देंगे, ठीक है। ओके सर। सर एक डाउट और है सर, सी सेट को लेके है सर। सी सेट वैसे हमारा मैथ सबसे वीक है सर, लेकिन मैथ को हम एकदम डिसॉल्व नहीं कर रहे हैं, छोड़ नहीं रहे हैं सर। लेकिन सर क्या है कि सी सेट में सबसे हमारी कमजोरी क्या है, मैथ। क्योंकि शुरू से हम जब पढ़ाई कर रहे थे क्लास 10 12 तक, तो हमने मैथ का कभी कॉपी नहीं बनाया, तो इसलिए आज हमको परिणाम भुगतना पड़ रहा है। सर पूछते थे कि कॉपी क्या हो गई, तो न्यू कॉपी लेके जाते थे कि वो कॉपी भर गई है। तो मेरा ये कहीं ना कहीं फॉल्ट है सर। तो सी सेट को लेके सर हमें थोड़ी सी चिंताजनक बातें हो रही है सर। तो अभी आपने स्टार्ट किया प्रिपरेशन सी सेट की? हाँ सर, बहुत अच्छा लग रहा है सर आपका सेशन, और शुरुआत कर तो मैथ में ऐसे अपने सेशन में बहुत सारी बातें, इस डाउट पे तो मैंने क्लियरिटी दे ही रखी है कि आपको कुछ ऐसे चैप्टर्स तो करने ही पड़ेंगे मैथ्स में भी, जैसे नंबर सिस्टम हो गया, परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, बड़े आसान से आसान भाषा में पढ़ाया भी गया था आप लोगों को। सर परमुटेशन कॉम्बिनेशन सर बहुत ही अच्छा टॉपिक लगा हमको, बहुत इजी लगा सर। तो मैथ का सबसे टफ चैप्टर है वही, तो वो इजी लगा। तो आपको आई थिंक अगर थोड़ा सा ट्राई करेंगे तो आप और भी चैप्टर अच्छे से तैयार कर पाएंगे, कर लेंगे।
जब परमुटेशन Okay, कम्बिनेशन आपने कर लिया तो एटलीस्ट नंबर सिस्टम, परमुटेशन कम्बिनेशन और उसके बाद से थोड़ा सा अरिथमेटिक के बेसिक कॉन्सेप्ट, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, ये क्योंकि 2024 का पेपर देखेंगे आप तो अरिथमेटिक के कुछ क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस थे, तो मे बी 25 में भी वही पैटर्न रहे तो आपको उसमें भी हेल्पफुल मिल जाएगी। थोड़ा थोड़ा बेसिक हर चैप्टर का जाने, ज़्यादा डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बाकी रीजनिंग अच्छे से कर लीजिएगा और फिर कॉम्प्रहेंशन की कुछ जब प्रैक्टिस कराऊंगा तो उसका अच्छे से कर लीजिए। थैंक यू सर। सर एक डाउट सर ज्योग्राफी वाले सर से है, अभिनव सर से। हाँ सर ज्योग्राफी आपसे पढ़ के बहुत अच्छा लगा सर, उसका हमने क्लास के दौरान भी नोट्स बनाया, नहीं क्लास को 2 बार देखे हैं सर जी। दूसरे बार में नोट्स बनाए हैं। तो आंसर राइटिंग सर डेली बेसिस पे नहीं कर पाए हैं, बीच बीच में छूट चुका है मेरा किसी किसी दिन। तो सर उसको आंसर राइटिंग जो मेरा पुराना छूटा हुआ है उसको करें या फिर आगे सर कंटिन्यू रखें सर? अभी तो जैसे अभी मोस्ट ऑफ द हम सभी ने वही बात कही कि यार बहुत ज़्यादा टाइम मत दो, अगर आप प्री के लिए बहुत पास आ जाते हैं तब बंद कर दें। अभी एक आपके पास 1 महीना है, अभी आप सिर्फ ज्योग्राफी की नहीं कोई भी सब्जेक्ट हो आप अभी आंसर राइटिंग कर सकते हैं एट मैक्स 1 महीना में, मुझे तो ऐसा लगता है 1 महीना, उसके बाद फिर आपको बंद कर देना चाहिए। ऐसा मुझे लगता है कि प्री के लिए इतना टाइम तो लगेगा यार, तो अभी से 1 महीने तक थोड़ा सा अगर आप पिकअप कर पाओ उससे आंसर राइटिंग को तो कर लीजिए, और 1 महीने के बाद फिर ट्राई मत करना, फिर तो बिल्कुल प्री फोकस्ड हो जाइएगा। ओके थैंक यू सर। सर जो आपका न्यूज एट 9 आता है सर, जब तक उसको देखते नहीं तब तक हमको फूड डाइजेस्ट नहीं होता है सर, वो देख के बहुत अच्छा लगता है सर कहने का ये है। और फिर से एक बार सभी हमारे गुरुजनों को दिल से प्रणाम और धन्यवाद करता हूँ सर। चलिए थैंक यू सो आपका मच भी सर। बहुत शुक्रिया। अदिति हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते। सर मेरा डाउट था कि मैंने लेट ज्वाइन किया है स्टडी आईक्यू को अक्टूबर मंथ की बैच में, और मेरे को सिर्फ एक सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, मैंने किया ही नहीं इकोनॉमिक्स को। तो अभी जो मेरा जो कोर्स है ना उसमें इकोनॉमिक्स का लेट स्टार्ट होने वाला है लेक्चर, तो उसके साथ साथ रिकॉर्डेड लेक्चर भी अगले साल के हो गए वो दिए हुए हैं। तो मेरा ये था कि अगर प्रीलिम्स आ रही है अभी तो मैं पहले इकोनॉमिक्स को कवर कर लूं क्योंकि मेरे को उसकी ज्यादा टेंशन हो रही है। तो आप किस बैच मतलब में, वो फास्ट ट्रैक रिकॉर्डेड में? हाँ उसमें ही है। अच्छा, मतलब 25 देना है आपको। रिकॉर्डेड किसकी क्लास आपको मिली हुई है? 2 सर की है, तो मेरा वही था, मनोज सर की भी है और अतुल जैन सर की भी है, उसमें अगला जो वो पूरा दिया हुआ है ना उसमें रिकॉर्डेड में। अच्छा। तो मैं वही मैं सोच रही थी दोनों मतलब एक ही सब्जेक्ट पूरा दोनों ने किसी मिलके भी कवर किया हुआ है या नहीं फिर अलग नहीं अलग है? मिलकर नहीं कवर किया है, अलग अलग है। एक ही किसी एक को आप कर लीजिए, पर्याप्त है। ठीक है, दूसरा नहीं करना है। ओके, तो मतलब अभी जो पैरेलली क्लासेस चल रही है मैंने सोचा इकोनॉमिक्स उसके साथ कर लेती हूँ ताकि वो मेरा उसमें जो डर है ना वो चला जाए बस। वही। और रिवीजन तो बाकी सब में रिवीजन जैसा ही है क्योंकि मैं सेल्फ स्टडी कर रही थी इससे पहले 2 साल से, लेकिन मेरा ज्वाइन करने का रीजन ही ये था, एक इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स ऑप्शनल बस। तो इकोनॉमिक्स आप कर लीजिए क्योंकि आप इसी वजह से ज्वाइन आपने किया है, तो इकोनॉमिक्स आप दोनों में से किसी से भी कर सकते हैं। ठीक है। ओके सर, ठीक है। ठीक है, पीयूष कुमार। हेलो। हाँ पीयूष पूछिए। राधे कृष्ण सर। राधे राधे भाई पूछिए। सर मेरा क्वेश्चन था, हाँ जैसे कि अब प्रीलिम्स को करीब 5 महीने बचे हुए हैं, ठीक है? तो अभी अभी से हम लोग रोड में क्या रखे हैं, जैसे कि जनवरी से एसआईपी स्टार्ट होने वाला है हम लोग का। तो फिलहाल उससे जनवरी से ही अपनी प्री की तैयारी करें या फिर उससे पहले भी कुछ करें? इस पर तो मेरे ख्याल से अभी लगातार बात हो रही है, लगातार इसी सवाल का जवाब दिया जा रहा है क्वेश्चन में कि जनवरी तक आपके पास वक्त है मेंस के लिए, मैक्सिमम मिड जनवरी तक। उसके बाद आप पूरी तरह से प्रीलिम्स पर फोकस हो जाइए। और सर एक क्वेश्चन और है, जैसे कि जो सब्जेक्ट खत्म होते जा रहे हैं उसकी रिवीजन कैसे किया जाए, क्योंकि 7-8 घंटे तो क्लासेस हो जाते हैं। तो जो जो मतलब
जिसकी पढ़ाई हो चुकी है उसकी रिवीजन कैसे किया जाए? रिवीजन पर भी मेरे ख्याल से काफी बातचीत हुई है, लेकिन दिलीप जी बताएंगे। पीयूष, अभी क्या पढ़ रहे हो सब्जेक्ट में, क्या चल रहा है? जैसे सर अभी हमारी ज्योग्राफी चल रही है, ठीक है, अच्छा। और पॉलिटी खत्म हो गया है, हिस्ट्री खत्म हो गया है, इकोनॉमिक्स खत्म हो गया है, और ये सब नेक्स्ट सारे सब्जेक्ट खत्म। ठीक है, प्री 2025 में अपियर होना है। हम्म। अच्छा, तो फिर यार देखो, सबसे पहले तो थोड़ा सा ये एक बार अपने रूटीन में ले आओ कि जो एट प्रेजेंट जो भी सब्जेक्ट चल रहा है, जैसे ज्योग्राफी यदि चल रहा है तो ज्योग्राफी को अच्छे से पढ़ो। जो क्लास में पढ़ाई हो रही है उसको रिवाइज करो आफ्टर क्लास। जो नेक्स्ट डे पढ़ाई होने वाली है उसको एक बार गो थ्रू कर लो पहले क्लास में जाने से पहले, और इसको कंटिन्यू करो। तो एटलीस्ट जो राइट नाउ सब्जेक्ट चल रहा है वो तो पढ़ना ही पढ़ना है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो पहले के सब्जेक्ट्स हो चुके हैं, जैसे हिस्ट्री हो चुका है, पॉलिटी हो चुका है, तो उसमें भी सभी सब्जेक्ट्स को एक बार में ही ओपन नहीं करना है, बल्कि वन बाय वन। तुम चाहो तो पॉलिटी या फिर हिस्ट्री या फिर कोई भी सब्जेक्ट जो भी तुम्हें लगता है कि हाँ इसको हम थोड़ा सा एक बार गो थ्रू कर लें, तो उस किसी भी सब्जेक्ट को पिक करो और देन फिर उसके लिए संडे का समय फिक्स करो। संडे के दिन सुबह में लगभग 2 घंटे 2.5 घंटे, और ऐसा तो है नहीं कि पहले तुमने नहीं पढ़ा है, पहले भी पढ़ाई हुई है। तो यस सर। यदि सुबह यस में सर। और शाम में एक बार, मैंने 2 घंटे सुबह में और 2 घंटे शाम में, तो इस तरीके से जो ये डोज है सुबह में और शाम में वाला जो खुराक है ये लो, और इससे एक रिवीजन में जो हैबिट है ये आने लगेगी। और जो दिमाग में एक बातें चल रही हैं पीछे से कि वो छूट रहा है, वो नहीं हो पा रहा है, वो फिर बातें जो है वो समाप्त होने लगेंगी। तो इसको तुम कंटिन्यू करो, जो अभी चल रहा है उसको छोड़ो मत, इसको लगातार जैसे चल रहा है उसको जैसे रिवाइज करते हुए, और देन पीछे की जो भी गतिविधियां हैं, जो भी सब्जेक्ट्स हैं, उसको इस हिसाब से वन बाय वन करके देखते चले जाओ। लेकिन जैसे सर कि हमारी शाम में क्लास चलती है, तो शाम में ज्योग्राफी की क्लास चलती है, तो जैसे ओम सर की क्लास चल रही है ज्योग्राफी की, तो मेरा रिवीजन करने का तरीका है जो चल रहा है वो उसका बता रहे हैं कि जैसे ही क्लास खत्म होती है उसको उसके तुरंत बाद हम उसको सबसे पहले एक बार पढ़ते हैं, ठीक है। अर्ली मॉर्निंग 7 डेली सोचते हैं कि 7 बजे उठ जाएं और टेबल पे बैठ जाएं, लेकिन ये हो नहीं पाता है, करीब 8 बज ही जाता है, 9 बज ही जाता है, ठीक है। तो उसके बाद फिर मैं एक बार पढ़ता हूँ उसको, उसके बाद सीधा क्लास शाम में ज्वाइन करता हूँ। लेकिन जो पीछे छूट गए हैं उसका नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जैसे पॉलिटी का पिलर 1 तो ठीक है, उसकी क्वेश्चन पकड़ में आ आते हैं, लेकिन पिलर 2 के क्वेश्चन पकड़ में नहीं आते हैं। इसी के लिए तो मैंने कहा कि इसी के कंटेक्स्ट में मैंने कहा कि एक दिन फिक्स करो सुबह और शाम के हिसाब से, 2-2 घंटे का समय दो उस पार्टिकुलर सब्जेक्ट पर जो तुम्हारा पीछे हो चुका है। 2-2 घंटे यानी कि 4 घंटे एक दिन में एक सब्जेक्ट को डिवीजन करने के लिए मेरे ख्याल से अभी सफिशिएंट है। डिवीजन करना है जो भी तुमने पढ़ाई की हुई है, जो भी तुम्हारे पास में नोट्स है, तो उसके अकॉर्डिंग, है ना, और उसको यदि गो थ्रू करते हो तो फिर चीजें तुमको रिकॉल होने लगती हैं, तो फिर दिक्कत आई थिंक नहीं होगी। और 2 बार रिवाइज मत करिए Yes, भाई, sir. कि क्लास के तुरंत बाद रिवाइज कर रहे हैं, फिर सुबह 7 बजे रिवाइज कर रहे हैं, फिर शाम में 3 बजे, ऐसे नहीं करना है। क्लास हो गई तो जाने के शाम में पहले नहीं करते हैं रिवाइज सर, कर लीजिए, 2 ठीक बार है? ही बस। 2 बार नहीं करना है, 1 बार करिए और दिन बीतने के बाद कीजिए, ठीक है। ज्योति ठीक है साहू, सर। ज्योति पूछिए सवाल। नमस्ते सर। नमस्ते। सर मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। बहुत बढ़िया। सर मैं 2020 से प्रिपरेशन कर रही हूँ, 4 साल हो गए सर प्रिपरेशन करते, लेकिन मुझे सही गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है। इसके पहले यहाँ कोई कोचिंग संस्था है नहीं ऑफलाइन में, ऑनलाइन मैंने इसके पहले और ज्वाइन किया था, तो उसमें इतना लेंदी पॉलिटी के नोट्स बनाए थे, बोले थे सिर्फ नोट्स पढ़ो, बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। उस हिसाब से पढ़ते गई, पॉलिटी के 4 नोट्स बने, बहुत लेंदी हो गया, रिवीजन की 5 बार 6 बार इसी तरीके से, फिर मेरा सर अच्छे से प्रिपरेशन हो ही नहीं पाया, और 2 कोई बात नहीं, अटेम्प्ट दे अभी तो चुकी हूँ, लेकिन प्रीलिम्स आपके ही क्लियर नहीं हुआ। अभी आप किस बैच में हैं?
अभी मैं फाउंडेशन बैच में हूँ। किस जुलाई महीने? अगस्त से मैंने ज्वाइन किया। तो उसमें आपको चीजें समझ में आ रही हैं, लग रहा है कि अब ट्रैक पर है? सर समझ में आ रही, लेकिन मेरे को बुक में ये कंफ्यूजन है कि बुक पढ़ तो रही हूँ, उसके बाद फिर जब उसको रिवीजन करना रहेगा उसके लिए टाइम कब निकालूंगी, और प्रीलिम्स के पहले तो टाइम रहेगा नहीं। क्लास के बाद जो बुक पढ़ रही हैं आप, वो रिवीजन ही कर रही हैं, हम्म ठीक है? उसमें हाईलाइट कर हम्म लिया कीजिएगा। हम्म मैं ये जानना चाहता हूँ कि 4 साल में आपको ये एहसास है कि आपकी तैयारी ठीक से नहीं हो पाई, अच्छा गाइडेंस नहीं मिल पाया। अब आपको ऐसा हम्म। लगता है कि गाइड ठीक हो रहा है, गाइडेंस ठीक है? सर मुझे नोट्स और बुक के बीच का जो कंफ्यूजन वही क्लियर नहीं होता है। नोट्स में क्या लिखूं, नोट्स ज्यादा बना रही हूँ तो बल्कि हो जा रहा है, कम कर रही हूँ तो प्रीलिम्स में दिक्कत हो रहा है, क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहे हैं। और बुक को प्रीलिम्स के पहले रिवाइज कैसे करूंगी अगर बुक्स में ही पढ़ना चालू करूंगी, तो ये। आपको 2025 देना है, हाँ ठीक है? बुक और नोट्स में कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है क्योंकि आप नोट्स भी बुक जैसा बनाना चाहती हैं। जैसा शायद। आपने पहले बताया ना कि 3 4 5 बन गए थे पॉलिटी के नोट्स, इसका मतलब आप बहुत ज्यादा उसमें लिखती हैं। तो आप अभी नोट्स मत बनाइए, क्योंकि नोट्स बनाने का सही तरीका आप पकड़ नहीं पा रही हैं। आप बुक को हाँ पढ़िए और बुक में उन चीजों को हाईलाइट मत कीजिए जो चीजें आप जानती हैं, सिर्फ उन चीजों हम्म को हाईलाइट कीजिए जहां पर आपको कंफ्यूजन हो सकता है। इस मेथड से आप हम्म पढ़िए, बुक ही आपका रिवीजन का सोर्स हो जाएगा। अगली बार जब पढ़िएगा तो उन हाईलाइटेड चीजों को ही केवल पढ़िएगा, और उसमें भी एक अलग पेन से सिर्फ उसको हाईलाइट कीजिएगा जो इन हम्म हाईलाइटेड में से भी आप रिकॉल नहीं कर पा रही हैं, ठीक है? तो धीरे धीरे आपका ये नोट्स सिमटता जाएगा, ठीक है? अच्छा, तो फिर नोट्स अब जो हैंड रिटन मिले उसको भी ना पढूं सर? सारा चीज मत पढ़िए, ठीक है है ना? सर। अब और समय सर नहीं जो है, अभी 2025 के लिए समय कम है। क्रैश कोर्स जो आने वाला है, अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो उसको अभी स्टार्ट करना है कि नहीं सर? एसआईपी बैच। कब तक आपका सिलेबस ये कंप्लीट हो रहा है? ये तो अभी अगस्त तक चला जाएगा। नहीं, प्रीलिम्स वाले पोर्शन में जिसका जिसका हो गया है उसका उसका एसआईपी कर लीजिएगा, ठीक है ठीक सर। है? चलिए, ठीक ठीक है, थैंक ठीक यू है, सर। थैंक्स। अमन, हेलो सर, नमस्ते। हाँ पूछिए, सवाल पूछिए। नमस्ते। सर मैं शीतल नगरी मुरादाबाद से, हम यूपी से बोल रहा हूँ। हाँ, सर मेरा यही सवाल है कि प्रीलिम्स के लिए हमें अभी तैयारी जो करनी चाहिए उसमें सर कोई बुक्स भी चाहिए, लेनी चाहिए, या फिर हमारे नोट्स जो हमने बनाए हैं क्लास नोट्स से वही सफिशिएंट होंगे? सबसे पहले ये जो बुक और नोट्स के बीच का डिफरेंस है ये मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो, बुक एक साधन है, उससे एग्जाम क्लियर हो सकता है, ये बात बिल्कुल सही है। पर यदि उसी से एग्जाम क्लियर होता तो आपको टीचर की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, बुक में जो लिखा हुआ है उसको एक सिंपल लैंग्वेज में और उसको कॉन्सेप्चुअल तरीके से टीचर आपको समझा रहा है। ठीक है, अब ये जो टीचर्स ने आपको बताए हैं लेक्चर में, जो आपको पढ़ाया गया है, पेड क्लास में भी ये बात बोलता हूँ कि जो बोर्ड वर्क है उसको आप अपनी भाषा में, जरूरी नहीं है कि जो फैकल्टीज या फिर जो टीचर लैंग्वेज यूज कर रहे हैं उसको अपनी लैंग्वेज में आप नोट डाउन कर लें, और फिर जब आप रिवाइज कर, हाँ कुछ बोल रहे हैं? सर वो मैं कर लेता हाँ, उसको अपनी लैंग्वेज में आप नोट डाउन कर लें, और फिर जब आप रिवीजन करने के लिए बैठें तो रिवीजन में आप उसको एक कहानी के तरीके से, सिलसिलेवार तरीके से, और रिवीजन ऐसे नहीं करना है कि भाई पूरे के पूरे नोट्स उठा के आपने दोबारा से पढ़ लिए। नहीं, नोट्स बंद, अब आप की पॉइंट उठा के उनको रिवाइज करना चालू करें, यानी कि एक पूरी की पूरी कहानी के वार से आप उसको पूरा रिवाइज कर लें। तो ये जो प्री का सिलेबस है ये ऐसे कंप्लीट किया जा सकता है। ठीक है, ये हर सिलेबस में यानी हर सब्जेक्ट में काम आता है, इसको किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। शिवानी सिंह, शिवानी पूछिए अपना सवाल। सर मैं जम्मू कश्मीर से हूँ। अरे वाह। सर मेरा सवाल ये था कि हमें सी सेट को एंड करंट अफेयर्स को दिन में कितना टाइम देना चाहिए? कई बार ऐसा होता है ना कि हम ज्यादा से ज्यादा टाइम उस सब्जेक्ट को देते हैं जिसकी वजह से हमारी पूरी प्रिपरेशन सही तरीके से नहीं हो पाती है। सी सेट के लिए तो आपको डेली 1.5 आवर
मोर देन सफिशिएंट। अगर आप क्लासेस देखती हैं तो बस क्लासेस ही देखिए, रिवीजन की भी जरूरत नहीं है। मैं वहीं प्रैक्टिस भी करा देता हूँ सेम क्वेश्चन का। आपने फॉर्मेट मेरा पढ़ाया हुआ देखा ही है आप लोगों ने। जी अगर सर। आपकी क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं तो डेली 1.5 आवर बस प्रैक्टिस करिए, कुछ क्वेश्चंस उठाइए किसी चैप्टर का। सपोज डेट रीजनिंग का कोई चैप्टर उठाया, कोडिंग डिकोडिंग, अब उसके ट्राई करिए कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को पहले सेलेक्ट करिए, फिर उनको सॉल्व करने की कोशिश करिए। कुछ क्वेश्चंस आप कर पाएंगे, कुछ क्वेश्चंस में आपको कन्फ्यूजन होगा, तो बिल्कुल फिर सर। आपको फिर से वो वीडियोस देख के या एनोटेशन वाली जो आपके नोट्स मिलते हैं उसको एक बार देख के फिर से रिवाइज कर सकती हैं। तो ये अच्छा फॉर्मेट होगा। पीवाईक्यू पहले सॉल्व करिए, फिर कुछ प्रॉब्लम हुई देन फिर से वीडियो की तरफ जाइएगा या अपने नोट्स की तरफ जाइएगा। ओके सर। एंड करंट अफेयर्स के लिए? करंट अफेयर्स के लिए आप वीडियो अगर देख रहे हैं तो आई थिंक 1 घंटे का वीडियो हो जाता है। अगर आपने उतना देखा है तो आपका जो सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए जितना आपको पढ़ना है उतना सफिशिएंट है, तो वो 1 घंटे का वीडियो देख लीजिए। और अगर हो सके तो रिवीजन जो आपने लिखा है उसका रिवाइज कर जी लीजिए। और एक क्वेश्चन मैं देता हूँ तो जी आप उस क्वेश्चन को लिख लीजिए। तो टोटल जी हुआ आपका 2 घंटा, मतलब 1 घंटे का मेरा वीडियो और आधा जी घंटे का रिवीजन, और आधे घंटे में आपने एक क्वेश्चन लिख लिया। तो अगर डेली बेसिस पर आप इतना 2 घंटे दे रही हैं तो ये धीमे धीमे क्या होगा कि और कम हो जाएगा और 1.5 घंटे में आ जाएगा। जी तो सर। तो 1.5 से 2 घंटा सफिशिएंट है। ओके सर। तो सर जो सी सेट की और करंट अफेयर की क्लास का टाइमिंग है, लाइव क्लास, वो सर एक ही सेम टाइमिंग पे है। तो अगर अगर मैं करंट अफेयर की क्लास को देखती हूँ तो तो सी सेट मिस हो जाती आप है। एक काम कीजिए, सी सेट वाला लाइव देख लीजिए और जी मेरा वाला आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी रिकॉर्डिंग वाले में, लेकिन सी जी सेट क्योंकि गेटवे है, ठीक है, वहां से जी एंट्री नहीं की आपने तो फिर कोई मतलब नहीं हुआ। तो है ना, ये चीज पर अभी टीम काम कर रही है ना, जल्दी से जी जल्दी इस पे जी सॉल्यूशन मिलेगा। बट अभी जी क्योंकि सर। ऐसी प्रॉब्लम है तो 2 में से 1 अगर चूज करना है जी तो सर। आप मतलब अपने, अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई सी सेट बहुत कमजोर है और आप मतलब मैं मान के चल रहा हूँ कि अगर आप देख रही हैं तो कमजोर होगा, नहीं इसलिए सर, देख रही सी हैं। सेट मेरा ठीक है, मेरा हाँ, करंट अफेयर में मुझे बड़ी तो कंफ्यूजन फिर होती मेरे वाले है। में आ जाइए तो फिर मेरे वाले में लाइव आ जाइए और क्योंकि सर सर करंट वाला अफेयर में इतनी रिकॉर्डिंग देख लीजिए। कंफ्यूजन होती है, कभी कभी मुझे अतुल जैन सर की क्लास भी देखनी पड़ती है, फिर मैं सोचती हूँ, नहीं सर वो वाले सर की क्लास ठीक थी, फिर कहती हूँ नहीं अतुल सर की क्लास ठीक है। तो मैं बड़ी कंफ्यूज हो जाती हूँ दोनों क्लासेस में। करंट अफेयर्स में दुनिया के हर टीचर की क्लास अच्छी है, तो उसके लिए बहुत सब ज्यादा क्लास परेशान अच्छी मत होइए। किसी एक है। को जी देखिए बस, है ना, किसी एक को ओके सर। देखेंगे, सब लोग पूरा करवा रहे हैं, एक देखेंगे तो काम हो जाएगा आपका। इधर उधर ओके मत, जब आप स्विच करेंगे तो फिर हमेशा कंफ्यूजन बना रहेगा। सर, होती है ये चीज की जो चीज समझ नहीं आती है तो इंसान के अंदर ये चीज होती है कि इधर समझ नहीं आ रही, क्या पता उधर समझ आ जाए। तो फिर इस वजह से माइंड होता है ऐसा। ठीक है, ठीक है लेकिन सर, मैं कोशिश ट्राई करिए कि करूंगी। कोई भी एक आप देख सकते हैं उनमें से। ओके सर, थैंक यू सर, सभी को थैंक यू। डॉक्टर संदीप। हेलो। हाँ गुड संदीप, इवनिंग सर। गुड गुड इवनिंग इवनिंग। सर। सर मेरा क्वेश्चन, मैं महाराष्ट्र से हूँ, अहिल्यानगर, अहमदनगर से। बहुत बढ़िया। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि कुछ फ्रेंड्स मेरे दिल्ली में भी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनका ऐसा था कि अभी हाई टाइम है कि दिल्ली में आके प्रिपेयर करना चाहिए प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि कुछ मटेरियल भी क्लासेस के द्वारा मार्केट में आ जाता है, तो प्रीलिम्स मटेरियल पढ़ने के लिए दिल्ली आना चाहिए, ऐसा उनका कहना है। और यहाँ पे थोड़ा गांव साइड आता है ना, तो मटेरियल आने में थोड़ा सा डिले हो जाता है इससे। संदीप, ये मेरे ख्याल से इसका चयन आपको अपने व्यक्तिगत रूप से करना चाहिए। आपने कोर्स यस लिया है, अभी तक काफी दिन तक पढ़ा भी होगा, है ना? यस 2025 ही टारगेट है आपका? यस यस। हाँ, तो अगर प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं तो प्रीलिम्स के आपको रिवीजन क्लासेस जो है यहाँ से मिलने शुरू हो जाएंगे या हो चुके होंगे शायद अब तक, यस एसआईपी यस प्रोग्राम जिसको हम कहते हैं। यस सर। तो हम ऑनलाइन हैं ही इसीलिए कि हम पूरे भारत को कनेक्ट कर सकें और दिल्ली आने की ज़रूरत किसी को पड़े ना, कोशिश तो यस यही रहती है। इसी वजह से हाँ मतलब ये इसका चयन आपको खुद ही करना चाहिए। टाइम कम है, ऐसा भी ना हो कि आने जाने में टाइम वेस्ट हो जाए, ये भी संभावना है यस यस। ना? तो अभी आपको पूरा प्रोग्राम उसमें मिलने वाला है, लाइव क्लासेस रिवीजन के साथ पूरी मिलेंगी, वीडियोस मिलेंगे, टेस्ट सीरीज भी आपको उसमें मिलेंगी, यहाँ तक कि जो प्रीलिम्स को लेकर के जो आपके पास में स्टडी मटेरियल होना चाहिए वो स्टडी मटेरियल भी आपको अलग से दिया जाएगा, अदर देन क्रक्स जो आपको मिल चुका होगा पहले शायद। तो उसका हाँ क्रक्स यस अलग है और प्रीलिम्स के लिए जो मटेरियल है उसका क्रक्स अलग है, वो भी आपको मिलेगा या फिर ओके। मिलने भी लगा होगा अगर आप एसआईपी बैच में जुड़ गए होंगे तो। यस सर यस सर। तो मेरा सुझाव यही है कि मेरे ख्याल से सफिशिएंट है, आने की विशेष कोई ज़रूरत है नहीं।
फिर भी ये मैं आपके लिए व्यक्तिगत छोड़ देता हूँ कि आप इस पर क्या निर्णय लेंगे। ये ध्यान रखना होगा कि समय कम है, आने जाने में भी समय बेकार होगा, हो सकता है। इसके अलावा आपने कहा कि आप महाराष्ट्र से हैं और अहमदनगर से हैं, तो काफी मतलब अगर देखा जाए तो मौसम में भी चेंजेस हैं, मॉनसून का भी चेंजेस है, फिर इस टाइम पे आकर के स्वास्थ्य का भी थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। तो ये सब फैक्टर्स हैं जो आपको और सोचने चाहिए। यस सर। और मटेरियल की जो बात आपने कही थी वो आप बाई पोस्ट आराम से मंगवा सकते हैं कहीं से भी। यस सर। ठीक है। आशिया। सर टीचर को नमस्ते, मैं उड़ीसा से बोल रही हूँ सर। सर मेरा सवाल विनीत सर से था। हाँ जी सर नमस्ते सर, आप जो क्लास में जितना भी टॉपिक पढ़ाते हैं, जितना मेथड बताते हैं, सब समझ में आ जाता है और मैं एक ही बार में समझती हूँ और कर भी लेती हूँ, लेकिन दिक्कत यहीं पे होता है कि जैसे कि एक बड़ा नंबर रहता है तो मैं उसको डिवाइड नहीं कर पाती हूँ। लास्ट में आप जो मेथड बताते हैं, लास्ट में कुछ डिवाइड रहता है कि बड़ा नंबर का मल्टीप्लिकेशन रहता है, तो मैं उसको कर नहीं पाती हूँ, उसमें रुक जाती हूँ। कैलकुलेशन में प्रॉब्लम तो थोड़ा सा जिस टेक्निक से मैं करता हूँ उसको तो मैं वहाँ पे बताता भी हूँ, तो थोड़ा बहुत उसको ट्राई किया करें आप। और ये कैलकुलेशन एक ऐसा पार्ट है कि ये एक दिन में या 1 घंटे में 2 घंटे में नहीं सीखी जा सकती, ये प्रैक्टिस पे ही डिपेंड करता है। प्रैक्टिस करते रहिए, बीच में कोशिश रहेगी मेरी कि 1-2 सेशन कैलकुलेशन की, मल्टीप्लिकेशन बड़े नंबर का कैसे करते हैं, डिवीजन कैसे करते हैं, ये मैं 1-2 सेशन लेके आऊँ। ठीक है, बीच में मैं कोशिश करूंगा 1-2 सेशन लेके आऊँ। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है। खुशबू, लास्ट क्वेश्चन, खुशबू यादव। हेलो। हाँ पूछिए, सवाल पूछिए। सर मेरा सभी को नमस्ते। सर मैं यूपी से हूँ। सर मेरा भी एनसीईआरटी क्लियर नहीं हुआ है, तो मैं ये पूछ रही थी पहले एनसीईआरटी क्लियर करूँ या जीएस फाउंडेशन का लाइव ले लूँ? अभी एनसीईआरटी क्लियर नहीं हुआ है और क्या क्या दिक्कत आ रही है? जीएस फाउंडेशन में तुम, हाँ जीएस में कौन सा सब्जेक्ट चल रहा है? सर इस टाइम हिस्ट्री चल रहा है। हिस्ट्री चल रहा है तो एनसीईआरटी अभी अलग से पढ़ने की जरूरत है नहीं, जहाँ तक मुझे लगता है। जब तुम जो भी सब्जेक्ट पढ़ रही हो उसमें एनसीईआरटी को इंक्लूड किया गया है, और जो भी फैकल्टी हैं, जो भी शिक्षक हैं, वो सभी अपने लेक्चर्स में, अपने कंटेंट में उन सभी जो भी एनसीईआरटी से संबंधित सोर्सेज हैं ना, उस सब को उसमें इन्वॉल्व किया हुआ है उन्होंने। तो आई डोंट थिंक कि तुमको अलग से एनसीईआरटी के लिए उसमें माथापच्ची करनी है, क्योंकि हम लोगों को तो ये आइडिया है ही कि एनसीईआरटी इम्पॉर्टेंट है और एनसीईआरटी में कहाँ से क्या कुछ ऐसा है जो कि उपयोगी होता है, उपयोगी होना चाहिए। तो इसलिए अब अलग से सेपरेटली उसको पढ़ने की जरूरत नहीं लगती, जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि उसको तुम केवल जो पढ़ाया जा रहा है। जी सर। सर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। फोकस करने की अलग से आवश्यकता नहीं है। जो कंटेंट उनको के जरिए मिल रहा है, जो बना रहे हैं, वो उसमें शामिल उसमें इंक्लूड किया जाए। हाँ ये जरूर, ये एक अलग बात है कि वो बताते नहीं कि चलो अभी मैंने जो आपको बताया वो एनसीईआरटी से है या फिर किसी और सोर्स से है, लेकिन वो सर मेरा एक क्वेश्चन और है कि सर क्लास के साथ सब लोग बोलते हैं कि नोट्स नहीं बनाना चाहिए, लेकिन अगर नोट्स नहीं बनाते हैं तो नींद आने लगता है, मतलब 3-3.5 घंटे का क्लास होता है, तो थोड़ा बोरिंग सा लगने लगता है जब नहीं लिखते हैं तो। नहीं तो उसमें देखो, नोट्स के लेवल पर पहले भी इस पर बातचीत हो गई है। जो भी आप क्लास कर रही हो, जैसे कि अभी तुमने बताया हिस्ट्री की क्लास चल रही है, तो जो भी टॉपिक्स अभी चल रहे हैं उन टॉपिक्स के पॉइंट्स को तुम नोट करो अपने साथ में जो भी तुम लिख रही हो उसको जब नोट करती हो, तो फिर इससे एक आइडिया रहता है कि आज की कक्षा में हमने क्या क्या टॉपिक्स पढ़े, और उसके हिसाब से फिर बाद में जब भी उसको रिवाइज करो तो उस नोट्स को एक बार गो थ्रू कर लो, एटलीस्ट पॉइंट्स नोट करो। बहुत ईच एंड एवरीथिंग को लिखने की जरूरत नहीं है कि सर बोलते जा रहे हैं और वो मैं लिखते चले जाऊं, वो संभव नहीं है। या तो पढ़ाई होगी या फिर समझोगे।
तो फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि जो बताया जा रहा है, जो समझाया जा रहा है, टीचर जो बता रहे हैं उसको समझिए कि क्या बताया गया है। उसमें पॉइंट केवल नोट कर लो कि चलो आज यदि 1857 की क्रांति के बारे में सर पढ़ा रहे हैं, उसके कारण और प्रभाव के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो कारण में जो जो पॉइंट्स हैं उसको हमने नोट कर लिया, प्रभाव में जो जो पॉइंट्स हैं उसको हमने नोट कर लिया, और देन फिर हम रिवीजन में आएंगे, तब फिर हम उसको देखेंगे कि कारण और प्रभाव में और कौन कौन सी ऐसी बातें थी जो कि मुझे और ऐड ऑन कर लेनी है। तो इस तरीके से तुम यदि करोगे तो फिर जो एक बोरियत महसूस होती है कि कुछ हम लिख नहीं रहे हैं और केवल सुन रहे हैं, तो वो भी नहीं रहेगी, और साथ साथ तुम्हारा एक ब्रीफ नोट्स भी तैयार होता चला जाएगा। जी सर। सर एक क्वेश्चन मेरा करंट अफेयर से है कि करंट अफेयर की क्लास के साथ साथ क्या हमें न्यूज़पेपर भी डेली पढ़ना चाहिए या नहीं, उसकी भी जरूरत नहीं है? वैसे तो देखिए सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से तो अगर आप क्लास कर रही हैं तो वो मोर देन सफिशिएंट है, लेकिन फिर भी न्यूज़पेपर पढ़ना एक अच्छी बात है। तो न्यूज़पेपर आप आधा घंटा पढ़ लीजिए, 30 मिनट आप अपने शेड्यूल में न्यूज़पेपर को रख लीजिए, वो आपके सीसेट के कॉम्प्रिहेंशन में भी हेल्पफुल रहेगा। ग्राम एरिया में आ नहीं पाता है ना न्यूज़पेपर, हम इसलिए बोल रहे हैं कि लेना जरूरी हो। नहीं जरूरी नहीं है, वो मैंने पहले ही बताया आपको कि आप अगर क्लास कर रही हैं तो सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से बस हाँ ये जरूर है कि आप अपना सिलेबस सामने रखिए। सिलेबस अगर सामने रहेगा तो आपको भरोसा होता रहेगा कि आप जो पढ़ रही हैं वो इसी सिलेबस के अंतर्गत है, और दूसरी चीज कि आपके जो क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं या आ रहे हैं या पास्ट में पूछे गए हैं वो भी यहीं से आ रहे हैं जो इस क्लास में कराया जा रहा है। तो अगर ये कॉन्फिडेंस रहेगा तो आपके मन में ये डाउट नहीं आएगा। तो कंपलसरी नहीं है, अगर कर सकती हैं तो बेहतर है, अगर नहीं तो कोई बात नहीं। सर आप सभी टीचर को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने शुरू में बैच लिया था तो मुझे ये लग रहा था कि मैं गलत जगह पर हूँ, लेकिन मुझे अब बहुत अच्छा फील हो रहा है। जैसे जैसे ऐसा क्यों लग रहा था कि बहुत गलत जगह पे आ गई हूँ? नहीं सर, वो एनसीईआरटी और ये मतलब बहुत ज्यादा दबाव हो रहा था क्लासों का, तो इस वजह से। चलिए अब अच्छा फील हो रहा है ना? जी सर। चलिए आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये इनिशिएटिव जो हमने लिया है ये आगे भी हम लोग जारी रखेंगे। आप लोग अपने मेंटोर से भी बताइएगा कि आपको ये पहल कैसी लगी। अगर आपको संतोषजनक लगेगा तभी इसको हम आगे कंटिन्यू रखेंगे। और एक अनाउंसमेंट मैंने पहले ही कर दी है कि 8 दिसंबर को 3 बजे उन बैचेज में जिनमें बिग 4 कम से कम कंप्लीट हो गए हैं, एक टेस्ट सीरीज है सारे बैचेस का, तो उसमें आप लोग जरूर शामिल होइएगा। उससे आपको अपनी तैयारी का भी अंदाजा लगेगा, हमें भी अंदाजा लगेगा कि आप कितने तैयार हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगले सेशन में। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।